एपिसोड 71। मैंने अभी क्या किया, दक्ष ने उस रात को याद करते हुए कहा। ये दिमाग वापस आ गया है। कसून दक्ष के पास प्रकट हुई और उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं अपनी इच्छाओं में खो गया था, दक्ष ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें इसका अफसोस है? कसून ने उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए पूछा। एक सेकंड भी नहीं, दक्ष ने धीरे से कहा, और एक पल के लिए शांति से सो रही लड़कियों को देखा तो क्या थंडर सिटी जाने की योजना रद्द हो गई है? जून ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हालांकि मैं सिर्फ अपनी इच्छाओं में खोया हुआ था और कुछ सकारात्मक लेकर आया जिसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि जब मैं अपनी दूसरी भावनाओं में खो जाता हूं तो क्या मैं कोई बेवकूफी कर सकता हूं। यहाँ मेरा परिवार है और मैं उन्हें चोट खाते हुए या अपना बुरा पक्ष देखते हुए नहीं देखना चाहता हूं। दक्ष अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम की ओर चला गया और उसने हल्के से कहा, यह अभी तक इतना गंभीर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें चोट पहुंचाओगे। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, सुरक्षित रहना बेहतर है। दक्ष ने अपने बेडरूम से बाहर निकलकर हॉल में प्रवेश करते हुए कहा, एक हल्के नोट पर, आपने पूरी रात उन लड़कियों के साथ अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया, फिर भी आपकी चीज अभी भी खड़ी है। क्या आपने अभी तक अपना पेट नहीं भरा है? जून ने हंसते हुए दक्ष को चिढ़ाते हुए उसकी तलवार को देखते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जब तुम मुझे अभी तक नहीं मिले हो तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? दक्ष ने हंसते हुए जून को देखते हुए कहा, ओ इस सपने देखती रहो, यहाँ इस महिला को छोटे लड़कों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जून ने कहा और वह बिना कोई और टिप्पणी किए लाल चेहरे के साथ गायब हो गई। हाँ, हम देखेंगे। दक्ष ने अपने बाथरूम में प्रवेश करते हुए हंसते हुए कहा। नहाने के बाद दक्ष वापस आया और उसने देखा कि जू और मैं अभी भी सो रहे थे। वह बिस्तर पर चढ़ गया और नीचे उतरने से पहले उसने दोनों के होठों पर हल्के से दक्ष ने कपड़े पहनना समाप्त कर लिया था। जब जू ने आखिरकार नींद भरी नजर से अपनी आंखें खोली, हमें देर हो गई है, जू ने कहा, क्योंकि उसने दक्ष को पहले ही उठते हुए देखा था। उसकी आवाज सुनकर मैं भी जाग गई। किस बात के लिए देर हो गई? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाने आई हूँ, जू ने कहा और जल्दी से बिस्तर से उतर कपड़े पहनने लगी। मैं भी बिस्तर के किनारे चली गई, लेकिन उससे कुछ याद आ गया और वह चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रही। जू, तुम पहले मई के कपड़े क्यों नहीं ले आती? उसके पुराने कपड़े, दक्ष ने हल्के से कहा, क्योंकि उसे उसकी पहेली समझ में आ गई थी। उसने जमीन पर पड़े फटे कपड़ों को देखा। जू जल्दी से वहां से चली गई और मई के लिए नए कपड़े लेकर वापस आए। हम कुछ खाने के लिए लेकर तुरंत वापस आएंगे, जू ने मई के साथ जाते हुए कहा। तुमने भी कुछ नहीं खाया है, अपने लिए भी कुछ ले आओ, दक्ष ने बेडरूम से बाहर निकलने से ठीक पहले कहा। मई और जू जल्द ही अपने हाथों में ट्रे लेकर वापस आ गए और उन्होंने उन्हें मेज पर रख दिया। चलो साथ में खाना खाते हैं, दक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शुरुआती झिझक के बाद वे दोनों भी बैठ गए। जल्दी ही उन सभी ने खाना खत्म कर लिया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, दक्ष ने खाना खत्म करते हुए धीरे से कहा। क्या बात है मास्टर? जू ने धीरे से पूछा और दक्ष की आंखों में देखा। सबसे पहले आपको मुझे गुरु कहने की जरूर नहीं है, हमारे रिश्ते उससे कहीं ज्यादा विकसित हो चुके हैं। और दूसरी बात, मैं कुछ समय के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ, माँ को मत बताना, लेकिन मैं अनुभव के जरिए अपनी साधना को मजबूत करने के लिए एक यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैं कुछ समय के लिए आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं जल्द ही वापस जरूर आऊंगा। मैं दूसरों को नहीं बता सकता क्योंकि वे मुझे बाधित करेंगे, लेकिन मैं जाने से पहले आपको बताना चाहता था। हालांकि इसे अपने पास ही रखो, दक्ष ने धीरे से कहा और उनकी आंखों में देखा। वे दोनों हैरान भाव से दक्ष को देख रहे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी के भाव के साथ चुपचाप अपना सिर हिला रहे थे। क्या तुम मेरी लंबी यात्रा के लिए बिना किसी को पता चले कुछ खाना बना सकते हो? बस तुम जो कुछ भी ला सकते हो मेरे आंगन में ले आओ, मैं बाकी चीजें तैयार कर लूंगा, दक्ष ने कहा और वह खड़ा हुआ और बाहर की ओर चला गया। वह अपना आंगन छोड़कर कौशल हॉल में चला गया। जब से मैंने स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे में प्रवेश किया है, मुझे स्किल हॉल से स्पिरिट ग्रेड स्किल चुनने की अनुमति दी गई है। दुर्भाग्य से मेरे पास इसे प्राप्त करने का ना तो समय था और ना ही अवसर। जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। दक्ष ने स्किल हॉल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बड़बड़ाया। उसने हॉल में प्रवेश किया और देखा कि बहुत से लोग ग्राउंड फ्लोर पर किताबों की अलमारियों के पास खड़े होकर मार्शल स्किल की किताबें पढ़ रहे थे। दक्ष देख सकता था कि वे सभी बॉडी रिफाइनेशिव। अपूर्ण बात यह है कि एक बार फिर से एक जीनियस साबित हुआ था, इसलिए उसे सम्मानजनक होना पड़ा। बड़ेगान, मैं अपने लिए एक कौशल चुनने के लिए यहाँ आया हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और बड़ेगान की ओर मुंह किया। बेशक आप कर सकते हैं, मैं आपके यहाँ आने का इंतजार कर रहा था। आप अपने लिए स्पिरिट ग्रेड कौशल चुनने के लिए नहीं आए हैं, जबकि हर कोई पहले से ही जानता है कि आप बहुत समय पहले स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंच चुके हैं। यह अच्छा है कि आप आखिरकार यहाँ आ गए हैं। क्या आप अपने लिए उपयुक्त स्पिरिट ग्रेड कौशल चुनने में मेरी मदद चाहते हैं? एल्डगान ने अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। ये ठीक है एल्डगान, मैं अपने लिए एक चुन सकता हूँ, दक्ष ने एल्डगान से हल्के से
कहा ट्रेजर हॉल के विपरीत स्किल हॉल में कौशल चुनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, मैं खुद ही पढ़ सकता हूं और कौशल चुन सकता हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेशक ये युवा मास्टर की इच्छा के अनुसार होगा। हर मंजिल के प्रवेश द्वार पर अवरोध है, आप आसानी से 3 दूसरी मंजिल के प्रवेश अवरोधों को पार कर सकते हैं। आपको वहां स्पिरिट ग्रेड कौशल मिलेंगे, अपना समय ले, लेकिन आप केवल एक कौशल का चयन कर सकते हैं। एल्डरगान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने हॉल के एक तरफ एक अवरोध की ओर इशारा किया था। उस अवरोध के पीछे सीढ़ियां आरूप से दिखाई दे रही थी। दक्ष उस अवरोध की ओर चला गया। मुझे यकीन है कि तुम इसके बारे में जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूंगा, तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की बाधा को मत छुओ, नहीं तो तुम इससे चोटिल हो जाओगे। केवल गोल्ड कोर क्षेत्र के साधक ही वहां से गुजर सकते हैं। एल्डरगान ने दक्ष से कहा। जो आगे बढ़ गया वह अपनी कुर्सी पर वापस चला गया और बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें इतनी सारी किताबें होंगी। दक्ष ने दूसरी मंजिल पर किताबें देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। ये पूरी तरह से खाली है। मुझे लगता है कि कोई भी स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट रियम कल्टिटर नहीं है जिसने पहले से ही स्पिरिट ग्रेड स्किल नहीं चुना हो। दूसरी मंजिल और किताबों को नजरअंदाज करते हुए दक्ष तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल और वहां मौजूद पुस्तकों को नजरअंदाज करते हुए दक्ष ने तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर चलने का फैसला किया। आसानी से उसे पार करते हुए वे जल्द ही तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। वहां भी कोई नहीं था और वहां सिर्फ 2 किताबें थी। यहाँ सिर्फ 2 किताबें हैं, नहीं, लोगों ने मुझसे पहले ही उन्हें पढ़ने के लिए निकाल लिया होगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। दिव्य तलवार संरचना। दक्ष ने 2 पुस्तकों में से एक को उठाया और उसका शीर्षक पढ़ा। विरोधियों पर हमला करने के लिए 5 उड़ती तलवारों की एक संरचना बनाना अच्छा कौशल है, लेकिन इस कौशल के लिए उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए तलवारें और सामग्री खरीदने के लिए कई संसाधनों की आवश्यकता होती है। चेन ने इसका विवरण पढ़ते हुए कहा। वह शीघ्र ही अगली पुस्तक के पास गया और उसे भी पढ़ डाला। मैं ये दोनों ले सकता हूँ, लेकिन मुझे निष्पक्ष होना चाहिए और एक को कबीले के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मुझे उनमें से केवल एक ही पसंद है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने 2 पुस्तकों में से एक को चुना और उसे अपने भंडारण ऋण में रख दिया। मैं एक औसत गोल्ड कोर रियम साधक से ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए शायद उसने चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। अंत में उसने भी इसे आजमाने का फैसला किया। वह बैरियर की ओर बढ़ा और बैरियर को छू लिया, लेकिन उसके पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा जिससे उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने यह विचार छोड़ दिया और वापस दूसरी मंजिल पर चला गया। उसने अपनी पसंद का कौशल चुनने से पहले दूसरी मंजिल पर काफी खोजबीन की, फिर वह वापस पहली मंजिल पर चला गया। स्किल हॉल के बुजुर्ग एक बार फिर खड़े हो गए जब उन्होंने दक्ष को दूसरी मंजिल से वापस आते देखा। क्या मैं वह कौशल देख सकता हूं जिसे आपने ने चुना है? एल्डरगान ने पूछा। दक्ष ने तुरंत उसे वह पुस्तक थमा दी जिसे उसने दूसरी मंजिल से चुना था और मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम पढ़ने के बाद एल्डरगान ने पुस्तक दक्ष को वापस दे दी। बिना कुछ कहे दक्ष कौशल हॉल से बाहर निकल गया और एल्डरगान को अकेला छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। इसके बाद दक्ष अपनी माँ के घर के आंगन में गया। उसने अपनी माँ से सामान्य बातचीत की, लेकिन अपने जाने का जिक्र तक नहीं किया। अपनी माँ के साथ आधे घंटे से ज्यादा समय बिताने के बाद दक्ष चला गया, लेकिन उसके आंगन से निकलने से पहले वह उसे एक आखिरी बार देखना नहीं भूला। पल्लवी को ये सब देखकर अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। दक्ष फिर ग्रैंड एल्डर के घर की ओर चल पड़ा। ग्रैंड एल्डर लंगम्यू ही वह व्यक्ति था जो कबीले और उसके सदस्यों पर खर्च की जाने वाली पूरी राशि का वित्त प्रबंधन करता था। महान बुजुर्ग, दक्ष ने कहा। जैसे ही दक्ष उसके पास पहुंचा उसने महान बुजुर्ग को अपने आंगन से बाहर निकलते देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे दोस्त? बड़े बुजुर्ग ने दक्ष की ओर देखा जब वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ा। मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए? बड़े बुजुर्ग लंगम्यू ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। आप लन कबीले हवेली के वित्त का प्रबंधन करते हैं ना? दक्ष ने पूछा। वास्तव में मैं ऐसा करता हूँ, ग्रैंड एल्डर लंगम्यू ने सिर हिलाकर कहा। हर कबीले के युवा स्वामी को कबीले में उनकी स्थिति के अनुसार विथॉल द्वारा उनके खर्च के लिए मासिक रूप से एक निश्चित राशि दी जाती है। कुपिता के पोते को प्रति माह 20 स्वर्ण सिक्के मिलते हैं ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है? ग्रैंड एल्डर लंगम्यू ने फिर से सिर हिलाया। तो मुझे वह सोने के सिक्के चाहिए थे जो कबीले की तरफ से मुझे मिलने चाहिए। तुम्हें पता है कि मैंने पिछले 7 सालों में अपनी जेब खर्च नहीं लिया है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, तो यही तो तुम चाहती थी। 7 साल यानी 84 महीने, तो तुम 1680 सोने के सिक्कों की हकदार हो। ग्रैंड एल्डर लंगम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, दक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि इन वर्षों में तुम्हें जो दवाएं दी गई वे उससे कहीं अधिक व्यापक थी। बड़े बुजुर्ग लंगम्यू ने हंसते हुए कहा। यह एक अलग मामला है ना? अगर मेरा कोई चचेरा भाई बीमार हो जाता है तो उसे कबीले से दवाएं मिलेंगी या उसकी अपनी मासिक जेब खर्च से? दोनों अलग अलग खर्च हैं और एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है छोटे दोस्त, मैं तुम्हें वह हिस्सा दूंगा जिसके तुम हकदार हो। हालांकि यह एक बड़ी राशि है, लेकिन मैं हर महीने तुम्हारे 20 सोने के सिक्के जेब खर्च के रूप में अलग से इकट्ठा कर रहा हूं, ताकि अगर तुम ठीक हो जाओ और तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बड़े बुजुर्ग लंगम्यू ने दक्ष को देखते हुए थका लगाया। मेरे साथ आओ। ग्रैंड एल्डर लंगम्यू ने एक निश्चित दिशा में चलते हुए कहा। दक्ष ने उनका पीछा किया और जल्द ही एक विशाल निवास स्थान पर पहुंच गया। दक्ष ने
इसे विथ हल के रूप में पहचाना। ग्रैंड एल्डर लॉन्ग म्यू अंदर घुसे और कुछ मिनटों के बाद अपने हाथों में एक छोटी सी बोरी लेकर बाहर आए। इसके अंदर 16 सफेद सोने के सिक्के और 80 सोने के सिक्के हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक सफेद सोने का सिक्का 100 सोने के सिक्कों के बराबर होता है, इसलिए अंदर की कुल राशि 1680 सोने के सिक्कों की होती है। बड़े बुजुर्ग लंग म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने बोरी लंग चेन को सौंप दी। दक्ष ने बोरी खोली और खुद जांच की संतुष्ट होने के बाद उसने बड़े बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। ओह ठीक है, क्या बहन जुयंग ने अपनी एकांत साधना पूरी कर ली है? दक्ष ने बड़े बुजुर्ग से पूछा। अभी नहीं, क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए था? ग्रैंड एल्डर लंग म्यू ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस उत्सुक था। दक्ष ने जाते हुए हल्के से कहा। हाँ, ये छोटा लड़का इस समय कबीले का सबसे अमीर युवा स्वामी हो सकता है, बड़े बुजुर्ग लंग म्यू ने हंसते हुए कहा और वह भी चले गए। दक्ष अपने घर के अंदर वापस गया तो उसने देखा कि जू और मैं पहले से ही वहां बहुत सारा खाना रखे हुए थे। वह बहुत बढ़िया काम है। दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। कब जाओगे मास्टर? मेई ने भावुक भाव से दक्ष को देखते हुए पूछा। कल सुबह सब कुछ तैयार है, दक्ष ने धीरे से कहा और उसकी आंखों में देखा। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और मेरे पास तुम दोनों के साथ समय बिताने के लिए पूरी रात है, दक्ष ने कहा। जब उसने उनके चेहरे पर उदास भाव देखा, वह उनके पास गया और अपनी एक एक बाह उनकी कमर के चारों ओर लपेटी और उन्हें अपने पास खींच लिया। अब तुम दोनों मेरी हो और मेरी माँ भी यहाँ है, मैं निश्चित रूप से कुछ ही समय में वापस आऊंगा। दक्ष ने उनके कानों में हल्के से फुसफुसाना देखा कि दोनों सो रहे हैं। उनके खूबसूरत सोते हुए चेहरों को ध्यान से देखने के बाद दक्ष बिस्तर से उतरे और अपने स्टोरेज रिंग से एक पत्र निकालकर उसे पास की मेज पर रख दिया। वह अपने बेडरूम से बाहर निकला और सारा खाना अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसने अपने कपड़े, पैसे और दूसरी चीजें बहुत पहले ही अंदर रख ली थी। दक्ष बाथरूम के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए, उसकी सुनहरी आंखें तारों से भरी काली हो गई जब दक्ष ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बाथरूम के अंदर एक स्थान दरार बना दी। दक्ष ने अपने हाथों से स्थानिक दरार को चौड़ा किया और उसके अंदर घुस गया और अपनी हवेली से गायब हो गया। सुबह के करीब 4 बजे थे और राजधानी शुई शहर की सड़कें पूरी तरह से खाली थी, सिवाय कुछ सुरक्षा कर्मियों के जो शहर में कुछ विशेष स्थानों पर घूम रहे थे। शहर में एक जगह पर एक दरार दिखाई दी। ये दरार तब तक चौड़ी होती गई जब तक कि एक व्यक्ति अंदर से निकलकर जमीन पर नहीं आ गया। बहुत अंधेरा है, क्या मैं किसी के घर के अंदर हूँ? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसके पीछे की स्थानिक दरार गायब हो गई। ओह, तो मैं राष्ट्रीय पुस्तकालय में हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने बड़े हॉल के अंदर किताबों से भरी किताबों की अलमारियों की एक लंबी कतार देखी थी। हालांकि वहां स्पष्ट रूप से अंधेरा था, लेकिन दक्ष थोड़ी देर के बाद अपने आसपास की चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। मैंने इस लाइब्रेरी के पास वाली छोटी सी गली से बाहर निकलने के बारे में सोचा था, क्योंकि मैं पहले भी उस जगह पर गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये द्वार फिर से थोड़ी दूरी पर आ गया और मुझे लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय इस लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाना चाहिए, दक्ष ने एक परेशान भाव के साथ कहा, क्योंकि वह अपने कौशल के बारे में सोच रहा था। जो भी हो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, भले ही मुझे कुछ संपत्ति नष्ट करनी पड़े, मैं उन्हें पैसे वापस कर दूंगा, दक्ष ने बड़बड़ाया। वह दरवाजे की ओर चला गया। दक्ष ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका संदेह सही साबित हुआ, क्योंकि दरवाजा वास्तव में वैसा ही बंद था जैसा उसने अनुमान लगाया था। उसे लाइब्रेरी में बंद होने पर झुंझलाहट महसूस हुई। बिना कुछ सोचे समझे दक्ष ने दरवाजा खोला और आराम से लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कुछ गार्डों ने शोर सुना तो वे लाइब्रेरी की ओर दौड़े, लेकिन लाइब्रेरी का दरवाजा उस जगह से बहुत दूर पड़ा। देखकर वे चौंक गए जहां से आवाज आई थी। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गार्डों ने दूसरों को सूचित करने की कोशिश की, लेकिन जोर से सीटियां बजने लगी। उनमें से कुछ लोग पुस्तकालय के अंदर जाकर जांच करने लगे, जबकि अन्य लोग उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए इधर उधर देखते रहे जिसने ये किया था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत दूर जा चुका था। दक्ष खाली सड़कों पर तेजी से उड़ता हुआ अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल करता रहा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे उड़ते हुए देखे, लेकिन वह ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सावधानी बरतते हुए उड़ने का जोखिम उठाया। शुक्र है कि उसे अपने रास्ते पर कोई नहीं मिला। जल्द ही दक्ष ड्रैगन सिटी के पश्चिमी क्षेत्र के किनारे पर खड़ा था। उसने सीमा को ढकने वाली एक ऊंची दीवार देखी। दक्ष जानता था कि यहाँ कहीं पास में एक छोटा सा चेकिंग पॉइंट है जो आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता है। दक्ष ने सुनिश्चित किया कि वह इस चौकी से बहुत दूर रहे, इसलिए उसने एक बार फिर अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग किया और आसानी से दीवार पार कर दूसरी तरफ पहुंच गया। दक्ष ने खुद को एक घने जंगल में पाया। उसने पहले ही श्री का नक्शा इकट्ठा कर लिया था और जानता था कि यह जंगल दक्ष की यात्रा योजना के अगले शहर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट था। हालांकि व्यापारियों और अन्य लोगों ने एक उचित और अधिक सुरक्षित मार्ग का उपयोग किया जो लंबा था। हालांकि इस जंगल से गुजरना तेज था, फिर भी यह खतरों से भरा था, क्योंकि इस जंगल में कई गोल्ड रियल जानवर रहते थे। दक्ष ने समय बचाने के लिए इस जंगल से गुजरने का फैसला किया, और साथ ही इसलिए भी क्योंकि वह उन जानवरों से खुद को प्रशिक्षित करना चाहता था जिनका सामना उसे करना था। दक्ष एक गोल्ड कोर रियम कल्टिवेटर था, लेकिन उसने इस साधना में किसी का सामना नहीं किया था। उसने सोचा कि गोल्ड रियल जानवरों के साथ अभ्यास करने से उसे अपनी ताकत का कुछ अंदाजा हो जाएगा। दक्ष आगे बढ़ता रहा और आधे दिन से ज्यादा
ज्यादा चलता रहा उसे कई जंगली जानवर और आत्मा वाले जानवर मिले जिन्हें उसने एक ही वार में आसानी से मार गिराया। गोल्ड रियल के सभी जानवर कहाँ हैं? दक्ष ने निराश भाव से कहा। वह इतने लंबे समय से यात्रा कर रहा था फिर भी उसे एक भी गोल्ड रियल जानवर नहीं मिला था। चुप रहो, क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? पास से एक आवाज आई। दक्ष ने उस दिशा में देखा तो एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पीछे बैठा हुआ था और उसकी ओर देख रहा था। क्यों? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ये प्रोफाउंड आइस बिया को मित्र है, यह एक गोल्ड कोरियम जानवर है। मैं एक प्रथम चरण का गोल्ड कोरियम कल्टिवेटर हूँ, फिर भी मैं उस जानवर से डरता हूँ, जबकि आप एक छठे चरण का स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट रियम कल्टिवेटर सोचता है कि वह एक गोल्ड रियल जानवर का सामना कर सकता है। युवावस्था बढ़ती है, अपरिपक्व बढ़ती है, अज्ञानता को शिक्षित किया जा सकता है और नशे को शांत किया जा सकता है, लेकिन मूर्खता हमेशा के लिए रहती है। मुझे आपके भविष्य के बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, बूढ़े व्यक्ति ने कृपालु स्वर में टिप्पणी की। एक स्वर्ण क्षेत्र का जानवर? दक्ष ने उस बूढ़े आदमी को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल, हालांकि गहरे बर्फीले भालू के बारे में कहा जाता है कि उसकी बुद्धि कम होती है लेकिन उसकी ताकत वाकई बहुत बढ़िया होती है। उसका बहादुरी से सामना करने का मतलब है मौत को दावत देना। जाल के जरिए ही उनका शिकार किया जाता है। मैं यहाँ पूरे दिन उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह मेरे बिछाए जाल में फंस जाए। वह अभी भी पास में ही सो रहा है। वह जागने के बाद इस रास्ते से चलकर पास के पानी के स्रोत पर जाएगा। वह मेरे जाल में फंसक मर जाएगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने गर्व भरी मुस्कान के साथ दक्ष की तरफ देखते हुए कहा। वह किस दिशा में सो रहा है? दक्ष ने फिर पूछा। वह तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरना चाहिए। अगर तुम उसे जगाना नहीं चाहते और एक बेवकूफ की तरह मरना नहीं चाहते तो उस दिशा में मत जाओ। आदमी ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की और एक दिशा की ओर इशारा किया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उस दिशा की ओर चलना शुरू किया जिस ओर बूढ़े व्यक्ति ने इशारा किया था, जिससे बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने देखा कि वह उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था। बेवकूफ, लेकिन ये ठीक है, मैं भी पूरे दिन इंतजार करते करते थक गया था। अब गहरा बर्फीला भालू निश्चित रूप से जाग जाएगा और उसे खाने के बाद पानी की तलाश करेगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया क्योंकि उसने दक्ष की पीठ को और दूर होते देखा। वह वहां है। दक्ष ने थोड़ी देर चलने के बाद अपनी दिव्य भावना के माध्यम से गहरे बर्फ के भालू को देखा। वह जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़ा और गहरे बर्फ के भालू के पास पहुंच गया। बर्फ के भालू ने अपनी ओर आते कदमों की आवाज सुनी। जैसे ही वह जागा, अपनी पूरी तरह से सफेद आंखें खोलकर उसने दक्ष को देखा। गहरे बर्फीले भालू की आंखें पूरी तरह से सफेद थी और फर भी बर्फ की तरह सफेद था, जबकि उसके पंजे काले रंग के थे जो उसके सफेद रंग के विपरीत थे। ये 3 मीटर से अधिक लंबा और गोलमटोल शरीर वाला था। यह उस क्षेत्र में है, दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा जब वह भालू की खेती को देख रहा था। यह उस क्षेत्र में है, दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा जब वह भालू की खेती को देख रहा था। वह केवल तीसरे अजीब स्वर्ण कोर क्षेत्र में है। यह मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने और पर्याप्त अभ्यास प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं उज्जवल पक्ष को देखूंगा। मुझे लगता है कि यह मेरी शारीरिक साधना का परीक्षण करने का सही अवसर है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह गहन बर्फ भालू की ओर चला गया। भालू ने दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि एक इंसान उसकी ओर आ रहा है। वह तेजी से दक्ष की ओर भागने लगा और उसने अपने पंजे उसकी ओर घुमाए। दक्ष ने उस हमले को चकमा देते हुए अपने शरीर को बगल की ओर झुकाया और बर्फीले भालू की सीना पर मुक्का मारा। दक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया था, जिससे वह दंग रह गया क्योंकि वह बर्फीले भालू को एक कदम पीछे धकेलने में सक्षम था। दक्ष इस एहसास पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो मेरी शारीरिक शक्ति कुछ हद तक एक गोल्ड कोरियम साधक के बराबर है, हालांकि यह निचले स्तर की है। हालांकि यह अभी भी काफी अच्छी है क्योंकि मैं इतनी जल्दी इस शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम था, लेकिन इसके नुकसान भी चिंताजनक है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए गहन बर्फ भालू को देखा। गहरा बर्फीला भालू गुस्से में दहाड़ता रहा और अपनी पूरी ताकत से दक्ष पर हमला करता रहा। उनकी झड़पें घंटों तक जारी रही क्योंकि दक्ष ने अपनी शारीरिक शक्ति पर उचित नियंत्रण पाने के लिए गहन बर्फीले भालू के साथ अपनी साधना और अभ्यास का उपयोग नहीं करने का फैसला किया। बर्फीले भालू की दहाड़ जंगल के एक बड़े हिस्से में गूंजती रही और आसपास के जानवरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रही। कमजोर जानवरों ने दूर रहने का फैसला किया जबकि कुछ मजबूत जानवर चीजों की जांच करने के लिए उस दिशा में जाने लगे। हम वह इतनी देर से क्यों दहाड़ रहा है? क्या कोई दूसरा स्वर्ण क्षेत्र का जानवर उसके इलाके में घुस आया है और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? यही कारण है। गहरे बर्फीले भालू ने उस बच्चे को मार डाला और उसके रक्त की गंध ने किसी दूसरे स्वर्ण क्षेत्र के जानवर को आकर्षित किया होगा। जिस बूढ़े आदमी ने दक्ष को गहरे बर्फीले भालू के बारे में बताया था, उसने भी दहाड़ सुनी और अपने हिसाब से अनुमान लगाया जो भी इस लड़ाई को जीतता है अगर वह मेरे जाल में फंस सकता है तो ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। मुझे एक ही बार में 2 जानवरों पर अधिकार करने का मौका मिलेगा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने काफी देर तक अपनी लड़ाई जारी रखी और अपनी लड़ाई का
आनंद लिया जब तक कि प्रोफाउंड आइस बियर जमीन पर गिर नहीं गया और आगे लड़ने में असमर्थ हो गया। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसका बर्फ जैसा सफेद फर उसके अपने रक्त की वजह से लाल हो गया था। हाँ, लगता है कि यह लड़ाई खत्म हो गई है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए बर्फीले भालू की ओर कदम बढ़ाया। वह उस पर आखिरी बार हमला करने वाला था, लेकिन हमला करने से पहले ही बर्फीले भालू की आंखें बंद हो गई। दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ जांच की, लेकिन पाया कि गहरा बर्फीले भालू मर चुका था। तुमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, दक्ष ने कहा जब उसने प्रोफाउंड आइस बियर के शरीर को अपने स्टोरेज गम में रखा। दक्ष वहां से जाने ही वाला था कि उसे लगा कि और भी जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना माउंटेन डिस्ट्रॉय निकाला और युद्ध के लिए तैयार हो गया। 2 घंटे बीत गए। बूढ़ा आदमी अभी भी एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा था और एक निश्चित दिशा में देख रहा था। अचानक उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गई और वह खुद को खड़ा होने से नहीं रोक सका जब उसने देखा कि दक्ष अपने कब्र में रक्त से लथपथ वापस आ रहा है। ये तुम अभी भी जीवित कैसे हो? बूढ़े आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ पूछा, क्या तुम भी जीवित नहीं हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन क्या तुम प्रोफाउंड आइस बियर के पास नहीं गए थे? ओह, मैं समझ गया, जब तुम वहां गए थे तो वह शायद किसी दूसरे गोल्ड रियल जानवर से लड़ रहा होगा और तुमने कहीं छिप का फैसला किया होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया जैसे कि वह सब कुछ समझ गया हो। चूंकि तुम जीवित वापस चलने में सक्षम थे, इसका मतलब है कि कोई भी जानवर नहीं जीता और दोनों जानवरों ने एक दूसरे को मार डाला और तुम्हारे कपड़ों पर रक्त है। क्या तुमने उनकी लाशों की तलाशी ली और उनके जानवर के अंदरूनी हिस्से को बाहर निकाला? यही कारण होना चाहिए, तुम इतनी महंगी चीज वापस नहीं छोड़ सकते। बूढ़े आदमी ने दक्ष को बोलने का मौका दिए बिना अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बच गए और साथ ही सोने के क्षेत्र के जानवरों के कोर भी प्राप्त कर लिए। तुम्हें पता है कि यह अच्छी किस्मत तुम्हें मार भी सकती है ना? अगर तुम उन कोर को बेचने के लिए किसी दुकान पर गए तो वे तुम्हें खरीदने के बजाय उन कोर को पाने के लिए तुम्हें मार देंगे। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। दक्ष बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, तुम बुरे लोगों के दिल को कभी नहीं समझ सकते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम वह कोर मुझे क्यों नहीं देते? मैं उन्हें तुमसे खरीद लूंगा। मैं तुम्हें हर कोर के लिए 2 चांदी के सिक्के दूंगा। बूढ़े आदमी ने दक्ष की तरफ देखते हुए एक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या सोने के क्षेत्र के जानवरों के कोर की कीमत कम से कम 10 सोने के सिक्कों से अधिक नहीं होती? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु रंग के साथ जवाब दिया, वे है, लेकिन केवल मजबूत लोगों के लिए। तुम्हारे लिए वे कुछ भी नहीं है और केवल तुम्हारी जल्दी मौत को आकर्षित करेंगे। मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देकर बहुत उदारता दिखा रहा हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा और उसने दक्ष को एक शिकारी की तरह देखा जो अपने शिकार को देख रहा था। माफ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ भी बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। आपको उन जानवरों के कोर को पीछे छोड़ना होगा, भले ही आपकी रुचि न हो, बूढ़े आदमी ने कहा और उसने अपनी तलवार निकाल ली। तुम सही थे, बुरे लोगों के दिल को समझना मुश्किल है, वास्तव में उन्हें इस ग्रह के चेहरे से मिटा देना बहुत आसान है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और कुछ पल के लिए अपने स्थान से गायब हो गया और फिर वहीं दिखाई दिया जहां वह खड़ा था। वह वापस मुड़ा और अपनी यात्रा जारी रखी। बूढ़ा आदमी पीछे से कराह नहीं लगा, जैसे कि वह बोल नहीं पा रहा हो। उसकी गर्दन पर एक घाव दिखाई दिया जो उसकी गर्दन के चारों ओर फैलने लगा। उन घावों से रक्त निकलने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन को संभालने के लिए हाथ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जब तक उसके हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचे उसका सिर पहले ही जमीन पर गिर चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी। दक्ष ने इस जंगल में 1 दिन से ज्यादा समय तक यात्रा की, जिसके दौरान उसे कई स्वर्ण क्षेत्र के जानवरों का सामना करना पड़ा। उसने ज्यादातर जानवरों से सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से ही लड़ाई की, जब तक कि जानवर बहुत ज्यादा मजबूत न हो और उसे ऐसा न लगे कि वह जीत नहीं पाएगा। तभी दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और उन जानवरों का वध किया। उसने रात एक पेड़ पर बिताई और फिर से अपने झूले का इस्तेमाल किया। उसने अपने अंधे खाए और खेती की। आगे बढ़ते हुए सुबह हुई। थोड़े समय के बाद दक्ष अंततः जंगल से बाहर निकल गया क्योंकि उसे सड़क का दृश्य दिखाई देने लगा था। अगला शहर अब ज्यादा दूर नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सड़क से बहुत दूर चला गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके ये देखने लगा कि क्या कोई आसपास है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसकी पीठ के पीछे 2 खूबसूरत पंख दिखाई दिए वह तेजी से आगे की ओर उड़ने लगा। मून सिल्वर शहर की दीवारें, मैं आखिरकार यहाँ आ गया हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने एक शहर की सीमा देखी थी। जैसे ही उसके पंख गायब हुए वह जमीन पर आ गया। वह वापस सड़क की ओर चला गया और पैरों पर आगे की यात्रा जारी रखी। मून सिल्वर शहर की दीवारें, मैं आखिरकार यहाँ आ गया हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने एक शहर की सीमा देखी थी। जैसे ही उसके पंख गायब हुए वह जमीन पर आ गया। वह वापस सड़क की ओर चला गया और पैरों पर आगे की यात्रा जारी रखी। उसने पहले ही अपने रक्त से सने कपड़े बदल
बदल लिए थे और अब उसने साफ कपड़े पहन रखे थे। उसने अपने कपड़ों के ऊपर लोग कबीले की पोशाक नहीं पहनने का फैसला किया था क्योंकि वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसकी पहचान जान लेगा क्योंकि वह पहले ही अपने शहर से बाहर निकल चुका था और अपने उद्देश्य में सफल हो चुका था। वह थोड़ी देर चलने के बाद शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही दक्ष प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक व्यापारी गाड़ी पहले से ही उसके सामने प्रवेश पाने के लिए इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने इंतजार करने का फैसला किया। शहर में प्रवेश करने के लिए आपको कर का भुगतान करना होगा। 5 कांस्य सिक्के। एक छोटा मोटा आदमी गाड़ी के सामने खड़ा होकर गाड़ी के मालिक से बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत है, गाड़ी मालिक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक कागज निकाला। यह शाही परिवार की अनुमति है जो हमारी व्यापारिक कंपनी को इस राज्य के प्रत्येक शहर में प्रवेश और निकास की अनुमति देती है। बिना प्रवेश शुल्क दिए तुम अंदर जा सकते हो। छोटे कद के आदमी ने झुंझलाहट भरे भाव से उस आदमी से क्रोधी स्वर में कहा। जैसे ही गाड़ी शहर में प्रवेश कर रही थी, गाड़ी का मालिक पहरेदार की सतर्क निगाहों के बीच वापस अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा। हमारे पास कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का इतना अच्छा अवसर था, लेकिन उस परमिट ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे लिए बहुत बुरा दिन था। आज एक भी व्यक्ति शहर में नहीं आया। गार्ड ने गुस्से से टिप्पणी की। ओह, तुम भी यहाँ हो। गार्ड ने देखा कि दक्ष उसकी ओर आ रहा है और उसका चेहरा उदासीनता में बदल गया। इस शहर में प्रवेश पाने के लिए आपको कर के रूप में 2 कांस्य सिक्के देने होंगे। गार्ड ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी की। मेरे पास कोई खुला पैसा नहीं है। इसके अलावा क्या इस राज्य के हर शहर में प्रवेश शुल्क केवल 1 कांस्य सिक्का नहीं है जैसा कि महामहिम ने तय किया है? केवल शाही राजधानी को अधिक कांस्य सिक्के एकत्र करने की अनुमति है, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील नजर के साथ मोटे को देखा था। हम वह कोई खास व्यक्ति नहीं है जो यहाँ तक आया है, उन्हें और अधिक इकट्ठा करने की कोई चिंता नहीं है। गार्ड ने दक्ष को देखते हुए सोचा, कर का पैसा शहर के गार्ड द्वारा तय किया जाता है। प्रवेश पाने के लिए आपको भुगतान करना होगा, गार्ड ने कहा और कहा, क्या इससे मुझे प्रवेश की अनुमति मिल सकती है? दक्ष ने कहा और उसने अपनी जेब से एक सुनहरा पदक निकाला और को दिखाया। ये स्वर्ण पदक ड्रैगन प्रतीक। क्या ये सर्वोच्च कुलों में से एक लानकुल का स्वर्ण पदक नहीं है? पास में खड़े एक अन्य गार्ड ने इस पदक को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वास्तव में, लेकिन क्या ये केवल ड्रैगन सिटी के लॉन कबीले के प्रत्यक्ष वंशजों को ही नहीं दिया जाता है? शाखा परिवार के लोगों को चांदी के पदक दिए जाते हैं, वह प्रत्यक्ष वंशज है। छोटे कदके ने अविश्वास में कहा, नहीं, यह संभव नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? मोटे गार्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको ये स्वर्ण पदक कहाँ मिला? इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप लन कबीले के प्रत्यक्ष वंशज है। लन कबीला इस राज्य के सबसे मजबूत और सबसे अमीर कबीलों में से एक है। उनके पास कई आलीशान गाड़ियां हैं। हर प्रत्यक्ष वंशज के लिए एक उनके सीधे वंश का कोई बच्चा यहाँ तक पैदल चलकर नहीं आ सकता। यहाँ तक कि उनके शाखा परिवार के सदस्य भी गाड़ियों से यात्रा करते हैं। जब आपने झूठ बोला तो आपको इस बारे में नहीं सोचना पड़ा है ना? मुझे सच बताओ, आपको ये पदक कहाँ मिला? गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि वह सब कुछ समझ गया हो। अगर मैं इस पदक को इसके असली मालिक तक पहुँचाने में कामयाब हो गया तो मुझे जरूर इनाम मिलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। गार्ड ने मन ही मन सोचा, ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपनी कमजोर साधना से इस पदक के असली मालिक को मार डाला और इसे चुरा लिया। दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, तुम्हारी हिम्मत मेरे साथ मजाक करने की? गुस्से में दहाड़ एक सर्वोच्च कबीले के प्रत्यक्ष वंशज को मारने के बारे में मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे मून सिल्वर शहर का सबसे मजबूत कबीला भी उनके साथ सम्मान से पेश आता है और तुम उनके बारे में मजाक करने की हिम्मत मत करते हो, गार्ड ने जोर से कहा और वह गुस्से से दक्ष को घूरने लगा। धीरे धीरे और अधिक सुरक्षाकर्मी प्रवेश द्वार पर आते रहे और वे इस दृश्य को देखकर यह समझने की कोशिश करते रहे कि आखिर हो क्या रहा है। गुस्सा मत हो, उसे जो भी मिला, लेकिन ये सच है कि उसने सर्वोच्च कबीले का पदक निकाला है। हमें इस मामले को सावधानी से संभालना चाहिए क्योंकि सर्वोच्च कबीले के मामले में हम कोई गलती नहीं कर सकते। चलो उसे पूछताछ के लिए चीफ के पास ले चलते हैं। चलो, अपने आप कोई बेवकूफी नहीं करते, एक और गार्ड ने बीच में टिप्पणी की क्योंकि उसने अपने साथी को गुस्सा करते देखा। छोटे और मोटे गार्ड के विपरीत ये गार्ड काफी लंबा था। हमें उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, उसने इसे कहीं से चुराया होगा। इस चोर को गिरफ्तार करो। मजबूत गार्ड ने अपने साथी की बात नहीं सुनी। आप जानते हैं, मैं शांत रहने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे गुस्सा नहीं दिलाएंगे क्योंकि मैं ऐसी बेवकूफी भरी वजह से आप सभी को मारना नहीं चाहता हूं, दक्ष ने कहा और उसे गुस्सा आने लगा। गार्डों का सामना करते ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम मोटे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने दक्ष को देखा, लेकिन एक आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। ये सब शोर शराबा किस बात पर है? एक भारी आवाज सुनाई दी। लोगों ने उस आवाज की ओर देखा तो देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी शहर के अंदर से उनकी ओर आ रहा है। उसने बाहर खड़े युवा लड़के को देखा और फिर उसके
सामने खड़े पहरेदार को यहाँ क्या हो रहा है, उसने गार्ड से पूछा। चीफ हिंग पहरेदार ने उस आदमी को देखा और थोड़ा झुके। यह आदमी मून सिल्वर शहर के पहरेदार का मुखिया था। चीफ हैंग, यह आदमी लॉन कबीले के प्रत्यक्ष वंशज का ढूंढ कर रहा है। उसने हमें लन कबीले का स्वर्ण पदक दिखाया जिससे वह बिना पैसे दिए इस शहर में प्रवेश कर सकता है, लेकिन वह भूल गया कि लन कबीले के किसी व्यक्ति का ढोंग करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं है। उसके पास लन कबीले की गाड़ी नहीं थी और वह पैदल ही यहाँ आया था। मोटे गार्ड ने चेहरे पर एक बदसूरत मुस्कान के साथ समझाया। लॉन कबीले का एक स्वर्ण पदक। आदमी ने दक्ष को देखते हुए भों सिकड़ी, मुझे वह पदक दे दो, मैं खुद इसकी जांच करूंगा। मैंने पहले भी लन कबीले के पदक देखे हैं। उसने दक्ष के हाथों में पदक को देखा और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा, तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। दक्ष ने गंभीर स्वर में टिप्पणी की, लेकिन फिर भी उसने पदक उसकी ओर फेंकने का फैसला किया। जैसे ही गार्डों के प्रमुख ने पदक को ध्यान से देखना शुरू किया, उसने उसे पकड़ लिया। हम यह असली लग रहा है। लन कबीले के कुछ प्रत्यक्ष वंशज पहले भी यहाँ आ चुके हैं और शुक्र है कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। यह वही पदक है जो उन्होंने मेरे अनुरोध पर मुझे दिखाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पदक असली है। उसने पदक को कुछ देर तक देखने के बाद कहा, लेकिन यह भी सच है कि कबीले के प्रत्यक्ष वंशजों में से कोई भी यहाँ तक पैदल नहीं आएगा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि जो कोई भी इस पदक को धारण करने में सक्षम होगा उसे एक विशेष गद्दी दी जाएगी। यह अजीब है कि आपके पास यह नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इसलिए कि पदक चुराना संभव है लेकिन उनसे पूरी गाड़ी चुराना असंभव है? शायद आपको ये कहीं मिल गया हो। चीफ गन ने दक्ष को देखते हुए टिप्पणी की, तुम इस पदक के असली मालिक नहीं हो सकते। मैं इस पदक को अपने पास रखूंगा और इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा गार्ड्स, इस नकली व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ो। मैं इसे नकली व्यक्ति होने, चोरी करने और शहर के गार्ड्स को धोखा देने की कोशिश करने का दोषी पाता हूं। पूछताछ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। गार्ड्स दक्ष की ओर चलने लगे। मुखिया ने अपना ध्यान उससे हटाए बिना दक्ष को देखा। दक्ष पहले से ही बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो वह अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देगा। उसने एक नई योजना बनाने का फैसला किया। उसने वापस चलने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि इन परेशान करने वाले लोगों से निपटने के बजाय अनौपचारिक साधनों से इस शहर से गुजरना आसान था। उसने बाद में अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करके शहर की दीवारों को पार करने का फैसला किया। क्या तुम मुझे मेरा पदक वापस दे सकते हो? मैं अब शहर में प्रवेश नहीं करना चाहता, मैं वापस चला जाऊंगा। दक्ष ने चीफ हैंग को देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम वापस चल सकते हो? अब जब तुम पकड़े गए हो तो तुम भागना चाहते हो। तुमने वही पुष्टि की है जो मैं पहले से जानता था, तुम एक बहरूपिया हो। इस अपराधी को हम शहर के पहरेदार की ताकत दिखाओ, इसे जल्दी से पकड़ो। उसने मुस्कुराते हुए पहरेदार को आदेश दिया। छोटा और मोटा गार्ड जिसने पहले दक्ष को रोका था वह पहला गार्ड था जो अपनी आंखों में क्रूर नजर के साथ दक्ष की ओर दौड़ने लगा। दक्ष के हॉट डायमंड ने ऊपर की ओर देखा और दक्ष के मार्शल स्पेस के अंदर मुस्कुराया। दक्ष की आंखें पहले से ही क्रोध से भरी हुई थी जो और भी तीव्र हो गई। दक्ष ने आखिरकार अपना नियंत्रण खो दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना माउंटेन डिस्ट्रॉयर निकाला और उसे उस गार्ड के हाथ की ओर घुमाया जो उसकी ओर भाग रहा था। दक्ष ने जल्द ही अपनी तलवार की दिशा बदल दी और उसे दूसरी दिशा में घुमाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दक्ष पहले से ही हाथ में तलवार वार लिए खड़ा था। जो हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था वह शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था क्योंकि उस गार्ड का सिर भी जल्द ही जमीन पर गिर गया। उसका शरीर सबसे आखिर में जमीन पर गिरा और हर जगह रक्त बह रहा था। दक्ष आगे बढ़ना चाहता था और अपने सामने खड़े सभी लोगों को मार डालना चाहता था, लेकिन अपनी आखिरी चेतना का इस्तेमाल करते हुए वह मारने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वह बस हाथ में तलवार लिए खड़ा था और अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ रहा था। दक्ष जानता था कि अगर इस समय कोई उस पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वह मारने की अपनी इच्छा से हार जाएगा और यहाँ सभी को मार डालेगा। उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की और उम्मीद की कि यह लोग कोई मूर्खतापूर्ण काम ना करे। वहां मौजूद हर कोई ये दृश्य देखकर डर गया और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर भी सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। गार्ड के प्रमुख ने भों सिकुड़ा गड़े हुए अपने गार्ड को आदेश दिया। आदेश का पालन करने वाले गार्ड अपने हाथों में हथियार लेकर दक्ष की ओर दौड़ पड़े। दक्ष ने अपने सामने हो रही घटनाओं को देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने खुद पर काबू रखना छोड़ दिया और गार्डों को उस पर हमला करते हुए देखा। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और आखिरकार अपनी जगह से हट गया। उसने गुस्से में अपनी पूरी गति का इस्तेमाल किया जिससे कम साधना वाले पहरेदार के लिए उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो गया। दक्ष के पहरेदार से कहते रहने पर एक के बाद एक लाशें जमीन पर गिरने लगी। चीफ हिंग को डर लगने लगा जब उसने दक्ष की गति और ताकत देखी। उसकी हरकत देखना मुश्किल था और एक के बाद एक गार्डों को मारने में उसकी सहजता ने उसे भयभीत कर दिया। उसे एहसास हुआ कि जो व्यक्ति एक बच्चे की तरह दिख रहा था वह वास्तव में मानव रूप में एक शैतान था। वह सब कुछ छोड़कर वापस भागने लगा।
लगा, लेकिन इससे पहले कि वह शहर के अंदर एक कदम भी रख पाता, पीछे से एक तलवार उसके दिल में घुस गई। दक्ष ने अपने दिल से तलवार खींची और फिर से अपने दिल पर वार किया और फिर अपनी तलवार बाहर निकाल ली। वह पीछे मुड़ा और रक्त से लथपथ जमीन को देखा जो कुछ देर के लिए लाशों से भरी हुई थी। वह वहीं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसका गुस्सा कम होने लगा था। अपने मन को कुछ हद तक शांत करते हुए दक्ष ने अपनी पूरी गति से दौड़ना शुरू कर दिया और वह सड़क से दूर भागने लगा। वह फिर से आसपास के जंगल में घुस गया। वह एक पेड़ के सहारे जमीन पर बैठ गया और आगे की ओर देखते हुए अपने किए गए कामों के बारे में सोचने लगा। 10 मिनट बीतने के बाद एक सुंदर गाड़ी मून सिल्वर शहर के प्रवेश द्वार की ओर आती हुई दिखाई दी। घोड़ों पर सवार 2 पहरेदार गाड़ी की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों पहरेदार अपने घोड़ों से उतरे और सामने के भयानक दृश्य को देखने लगे, सुंदर गाड़ी उनके सामने रुक गई। जैसे ही दोनों पहरेदार अपने घोड़ों से उतरे और सामने के भयानक दृश्य को देखने लगे, सुंदर गाड़ी उनके सामने रुक गई। जैसे ही हरे रंग के कपड़े पहने एक सुंदर लड़की गाड़ी से उतरी, सुंदर गाड़ी के दरवाजे खुल गए। क्या हो रहा है, हम क्यों रुके? उसने अपने सामने खड़े गार्डों को देखते हुए पूछा। मिस रू, यह एक परेशानी वाली बात है, हमारे सामने कई लाशें हैं। उनके कपड़ों से मुझे लगता है कि वे मून सिल्वर शहर के सिटी गार्ड हैं। किन कबीले के एक गार्ड ने उसे सम्मानपुर बढ़ते हुए कहा। उसने अपनी आंखों से आगे के भयानक दृश्य को देखा जिससे उसका माथा ठनका। वह जमीन पर पड़े कई शवों को देख सकती थी जिनमें से ज्यादातर के शरीर का एक हिस्सा गायब था। उसने जल्द ही प्रवेश द्वार के सबसे नजदीक पड़े शव को देखा क्योंकि उसका ध्यान शव के पास पड़ी किसी चीज की ओर गया था। वह आगे बढ़ी और उसके पीछे उसके पहरेदार थे। वह लाशों के रसे गुजरते हुए शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। वह उस चीज के पास पहुंची जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया था और उसे उठा लिया। ये लन क्लान है। उसने विचार मगन भाव से स्वर्ण पदक को देखते हुए बुदबुदा उसने पदक को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और अपनी गाड़ी की ओर वापस चली गई। हमारे रास्ते में बाधा बन रहे शवों को हटाओ, चलो शहर में प्रवेश करते हैं। हमें कम से कम उन्हें उनके रक्षकों के मरने की सूचना तो देनी ही चाहिए। उसने गाड़ी के पास पहुंचते ही आदेश दिया। उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ मैदान पर एक आखिरी नजर डाली और फिर गाड़ी में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष एक पेड़ पर अपनी पीठ टिकाए बैठा रहा। उसने अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ आगे देखा और आज उसने जो कुछ भी किया उसके बारे में सोचा। उसे आज मारे गए हर व्यक्ति की याद आ गई जिसमें वेगार भी शामिल थे जो बाद में आए और सिर्फ आदेशों का पालन किया। मैंने अपने की इस चीज के प्रभाव में आकर निर्दोष लोगों को मार डाला। मुझे दुखी होना चाहिए, लोगों की हत्या करने पर घृणा महसूस करनी चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। क्या मैं अभी भी वही हूँ जो मुझे होना चाहिए? क्या मेरा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, एक राक्षस की तरह लोगों को मारना जो खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है? मैं अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं खुद को खो रहा हूँ। दक्ष ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। जून उसके पास प्रकट हुई और वह दक्ष के ठीक बगल में जमीन पर बैठ गई। मैं हार गया, मैं अपने गुस्से से हार गया, मैं अपने दिल के दानव को नियंत्रित नहीं कर सकता। दक्ष ने जून की ओर देखा और एक उदास मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे होगे क्योंकि मैंने बहुत समय पहले एक अलग लेकिन समान दृश्य देखा है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। एक साधक का मार्ग अक्सर रक्तपात से भरा होता है। जब से वह महानता के मार्ग पर चलने का फैसला करता है, कुछ लोगों की नियति खुद से बड़ी होती है। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारना होगा जहां उन्हें पहुंचना चाहिए। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने दक्ष की आंखों में देखा। यदि वे अपनी यात्रा छोड़ भी दे तो भी उनका जीवन और भी बदतर हो जाएगा क्योंकि परिस्थितियां उन्हें फिर से रक्तपात के इस दुष्चक्र में घसीट लेंगी। उसने धीरे से कहा और उसके चेहरे पर एक यादगार भाव था। यदि तुम्हें यह विरासत नहीं मिली होती तो तुम्हें तुलनात्मक रूप से सामान्य जीवन जीने का मौका मिल सकता था। कबीले द्वारा तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता कि तुम एक गिरे हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारा जीवन रक्तपात से मुक्त होता जब तक कि तुम्हारे कबीले पर कोई विपत्ति न आ जाए। तुम उन्हें मरते हुए देखते और अपनी कमजोरी को कोसते, लेकिन तुम सामान्य नहीं हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका भाग्य स्वर्ग से ऊपर खड़ा होना है। जब से तुमने यह अंगूठी पाई है तब से तुम्हारे भाग्य में रक्तपात लिखा हुआ था। जुन ने दक्ष के हाथ में अंगूठी को देखते हुए कहा, तो मुझे हत्यारा बनना होगा, राक्षस बनना होगा, यही मेरी नियति है। दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ एक राक्षस बन जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें पूरी दुनिया का वध करना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मनों और अपने रास्ते में बाधा डालने वालों के लिए एक राक्षस बनना चाहिए। तुम्हें उन लोगों का वध करना चाहिए जो तुम्हारे महानता के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। तुम्हें उन लोगों को मारना चाहिए जो तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच खड़े हैं। यह एक क्रूर दुनिया है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें मारना होगा। जुन ने दृढ़ निश्चय से भरी आंखों से कहा, तुमने मानव हृदय की बुराई देखी है, लेकिन वे अकेले नहीं है। इस दुनिया में
में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, ये सब स्वार्थ के बारे में है। जब लोग तुम्हें या तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये सब उनके स्वार्थ के लिए होता है। क्या तुम चुपचाप खड़े होकर उन्हें तुमसे सब कुछ छीन हुए देखोगे या तुम अपना हथियार उठाओगे और उनमें से हर एक का वकर दोगे? जुन ने कहा और उसकी आवाज की तीव्रता बढ़ गई। मैं उन सभी को मार डालूंगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसने जून को देखा। ये सही है, किसी की रक्षा के लिए हत्या करना बुरा नहीं है। जो लोग आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे शारीरिक रूप से या किसी अन्य तरीके से, उन्हें मारना भी बुरा नहीं है। वे लोग गलत थे, आप केवल प्रवेश करना चाहते थे। फिर भी उनके निर्णय, उनके लालच और लन कबीले की चापलूसी करने की इच्छा ने उन्हें आप पर हमला करने के लिए मजबूर किया। मुझे खुशी है कि आपने उन सभी को मार दिया, अन्यथा आप मालिक की विरासत के लायक नहीं होते, आप दक्षसेन के जूनियर मार्शल भाई होने के लायक नहीं होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप खुद को हत्या करने से रोकते रहे और ऐसी कमजोर मानसिकता रखते रहे तो आप इस क्रूर दुनिया में लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। जून ने दक्ष को देखते हुए कहा, हालांकि तुम्हें लगता है कि जब तुम अपने हृदय दानव के प्रभाव में थी तो तुमने सभी गार्डों को मारकर हद पार कर दी, लेकिन यही एक जरूरत थी। मैं कहूंगी कि हृदय दानव ने तुम्हारा उपकार किया, क्योंकि तुम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ सकती, भले ही वे सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हो। क्रूर बने बिना, डर पैदा किए बिना तुम उन सभी चीजों की रक्षा करने की ताकत हासिल नहीं कर सकती जो तुम्हें प्रिय है, जून ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। और उसने दक्ष की आंखों में देखा। दक्ष ने उसके चेहरे को देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लगा जैसे उसका दिल हल्का हो गया है। उसने अपना हाथ जून के चेहरे की ओर बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ अंदर चला गया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं छुआ। आप मुझे वास्तविक दुनिया में छू नहीं सकते, मैं कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं हूँ, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी उसकी आंखों में थोड़ी उदासी देखी जा सकती थी। अभी नहीं, दक्ष ने बड़बड़ाया। अरे क्या तुम सारा दिन यहीं रहोगी? क्या हमें कोई मंजिल नहीं है? हमारे पास यहाँ बैठकर सारा दिन बर्बाद करने के लिए नहीं है, जून ने हंसते हुए कहा। अरे क्या तुम सारा दिन यहीं बैठे रहोगी? क्या हमें कोई मंजिल नहीं है? हमारे पास यहाँ बैठकर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, जून ने हंसते हुए कहा। दक्ष शहर की ओर चलते हुए खड़ा हो गया। कुछ देर चलने के बाद वह शहर की सीमा पर पहुंच गया, लेकिन इस बार शहर के आधिकारिक प्रवेश द्वार की ओर जाने के बजाय वह वहां से दूर चला गया। वह दीवार के पास गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके जांच की कि दूसरी तरफ लोग नहीं है या नहीं। उसने महसूस किया कि दीवार के दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उसे यहाँ से गुजरने का विचार छोड़कर आगे चलने पर मजबूर कर रहे हैं। वह अपनी दिव्य इंद्रिय से जांच करता रहा और जल्द ही उसे दीवार के दूसरी तरफ एक खाली जगह मिल गई। स्वर्गीय दानव पंख, उसने बड़बड़ा हुए कहा। क्यों? इसे बने दो पंख उसके पीछे दिखाई दिए। एक पंख गहरे काले रंग का था जबकि दूसरा सुनहरा चमक रहा था। दक्ष हवा में उड़ गया और उसने आसानी से शहर की दीवारों को पार कर लिया और दूसरी तरफ उतर गया। वह मसिल्वर शहर की गलियों से होते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक चौड़ी सड़क पर पहुंच जाता है जो शहर की मुख्य सड़क जैसी दिखती है। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें दिखाई देती हैं, लेकिन वे सभी बंद हैं। कुछ दुकानें और जगहें जो खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा रखती हैं वे भी खुली है, लेकिन उनमें कोई भी आगंतुक नहीं है क्योंकि एक भी व्यक्ति उन जगहों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बाहर नहीं जा रहा था। वास्तव में पूरा शहर खाली लग रहा था, कुछ गार्डों को छोड़कर जिन्हें दक्ष ने शहर में घूमते देखा था। ले में कोई भी सामान्य नागरिक नहीं था। दक्ष आगे बढ़ता रहा और जल्द ही उसे एक सामान्य व्यक्ति दिखाई दिया। दक्ष उसकी ओर चलने लगा। आज ये शहर खाली क्यों है? दक्ष ने उस आदमी के पास पहुंचते हुए पूछा। छोटे लड़के, तुम खुले में क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी बड़ी घटना के बारे में कैसे पता नहीं है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया और ही चेतावनी दी कि आज बाहर मत जाओ? आदमी ने उत्सुकता से पूछा। कौन सी घटना? दक्ष ने अज्ञानता से उस आदमी को देखते हुए पूछा। हमारे मून सिल्वर शहर के रक्षकों को आज शहर के द्वार के बाहर मार दिया गया, यहाँ तक कि रक्षकों के प्रमुख को भी उस राक्षस ने बेरहमी से मार डाला। जिस राक्षस ने ये किया उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है कि वह पहले ही शहर में घुस गया हो या वापस जंगल में भाग गया हो। आम जनता काफी डरी हुई है कि दहशत अपने चरम पर है, उस आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। दक्ष के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। तो फिर तुम खुले में क्यों हो? क्या तुम्हें उस राक्षस से डर नहीं लगता? दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब ना होती तो मैं भी बाहर नहीं आता। वह बीमार है और मैं चिकित्सक नमू को बुलाने जा रहा था, या कम से कम उसके लिए कुछ दवा लाने जा रहा था। मैं अपने डर के कारण उसे पीड़ित नहीं होने दे सकता। उसकी सुरक्षा के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वास्तव में बहुत जोखिम है। मेरा मानना है कि हत्यारा पहले ही भाग चुका होगा क्योंकि पूरा शहर हाई अलर्ट पर है, हर जगह गार्ड है और हमारे शहर के सबसे मजबूत कल्टेटर भी इस शहर के अंदर है और शहर के अंदर हंगामा होने की स्थिति में मदद करने के लिए आएंगे। हत्यारा शहर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा, आदमी ने दक्ष से कहा और खुद को सातव न देने की कोशिश की। ओह, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। दक्ष ने शहर के दूसरी तरफ अपनी यात्रा पैरों पर जारी रखी। जब भी उसे कोई पहरेदार नजदीक दिखाई देता तो वह अपनी देव इंद्रिय के जरिए उनसे बचने की कोशिश करता, लेकिन अगर वह उनसे बच नहीं पाता तो वह किसी मासूम को भी मारने की कोशिश करता। स्वर्ग के आवरण का इस्तेमाल करके उसने दूसरों की नजर में अपनी साधना को और भी कम कर
दिया था। अब वह खुद को दूसरे चरण का आत्मा स्थापना साधक होने का दिखावा कर रहा था। उसकी कम उम्र और कम साधना के कारण पहरेदार को उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। हालांकि जब भी दक्ष किसी से मिलता तो वे उससे कुछ सवाल पूछते कि वह बाहर क्यों आया है, लेकिन वह हमेशा अपने चेहरे पर मासूमियत भरे भाव के साथ बहाना बना देता। शहर के केंद्र में पहुंचने पर उसकी यात्रा इसी तरह जारी रही। मून सिल्वर शहर में कुछ मजबूत कबीले थे जिन्हें इस जीवंत शहर का नेता माना जाता था। हालांकि वे सर्वोच्च परिवारों के स्तर के करीब नहीं थे, लेकिन उन्हें मून सिल्वर शहर में काफी मजबूत माना जाता था। किन कबीले शाखा परिवार इस शहर के उन प्रमुख परिवारों में से एक था। किनरुओ मुख्य परिवार के एक महत्वपूर्ण व्यवसाय से संबंधित कार्य के लिए इस शाखा परिवार में आई थी। फिर भी वह मृत रक्षकों की खोज करने वाली बन गई। वह अपने कबीले के शाखा परिवार के पास गई और उन्हें इसके बारे में बताया, क्योंकि उसने सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया था। उसने इस मामले में शामिल न होने का फैसला किया और शहर की इच्छुक शक्तियों को इसे अपनी इच्छानुसार निपटाने दिया। उसने पदक को अपने पास रख लिया और शाह परिवार के मुखिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चूंकि वह मुख्य परिवार से थी और एक महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी थी, इसलिए उसे शाखा परिवार की हवेली में सबसे अच्छा कमरा दिया गया था। ये कमरा अंदर से खूबसूरती से सजाया गया था और आलीशान ढंग से सुसज्जित था। ये हवेली की पहली मंजिल पर था, जहां से शहर की सड़कें दिखाई देती थी। किनरुओ ने कुछ देर आराम करने के बाद उस पदक को देखा और फिर हवेली की बालकनी में जाकर शहर की सड़कों को देखने का फैसला किया। जब वह बाहर आए तो उसने देखा कि सड़क खाली थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसका ध्यान तुरंत सड़क के सबसे दूर के कोने पर गया। उसने एक व्यक्ति की पीठ देखी। वह व्यक्ति उससे दूर जा रहा था। उसे यह पीठ जानी पहचानी लगी। उसे लगा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की पीठ है जिसे उसने कुछ समय पहले ही देखा था। एक ऐसे व्यक्ति की पीठ जो लोग कबीले की सभा में अपने ने हाथ में भयंकर तलवार लेकर तीसरे राजकुमार का सामना करते हुए पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा था। वह व्यक्ति जिसने अपनी ताकत से सभी को चौंका दिया था। रुको! वह जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, लेकिन वह छाया रुकी नहीं। उसे लगा कि दूरी के कारण उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही है। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली और बाहर निकलने की ओर भागने लगी। किन कबीले शाखा परिवार ने आज की घटनाओं पर चर्चा करने और इसे कैसे संभालना है, इस पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख परिवार प्रमुखों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। सभी परिवारों के मुखिया अपने दल के साथ आए। वे सभी अभी बैठक कक्ष में दाखिल हुए ही थे कि कोई दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उन्होंने एक लड़की को जल्दी जल्दी भागते हुए देखा। उसके पीछे दो भी थे जो उसके पीछे भाग रहे थे। किन कबीले की शाखा के मुखिया ने उसे पहचान लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि वह कारण पता लगा सके जो सर्वोच्च कबीले के उत्तराधिकारी को जल्दी से भागने के लिए पर्याप्त था। किन कबीले के सदस्यों को लड़की का पीछा करते देख अन्य कबीले के सदस्य भी ऐसा ही करने लगे। मनसिल्वर शहर की सड़कों पर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक लड़की जल्दी जल्दी भाग रही थी और उसके पीछे लोगों की भीड़ थी, जिसमें मून सिल्वर शहर के सबसे प्रमुख कबीलों के मुखिया भी शामिल थे। मनसिल्वर शहर की सड़कों पर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक लड़की जल्दी जल्दी भाग रही थी और उसके पीछे लोगों की भीड़ थी, जिसमें मून सिल्वर शहर के सबसे प्रमुख कबीलों के मुखिया भी शामिल थे। किनरुओ उस जानी पहचानी आकृति की तलाश में बहुत देर तक दौड़ती रही। वह उस स्थान पर पहुंची जहां उसने वह आकृति देखी थी और वह और भी आगे भागी, लेकिन वह जानी पहचानी आकृति उससे बिल्कुल भी नहीं देखी। चेहरे पर निराशा के भाव के साथ वह रुक गई और हार मान ली। जैसे ही वह पीछे मुड़ी वह दंग रह गई। उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ खड़ी थी जो भारी सांस ले रही थी और पीछे से और भी लोग उनकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके पीछे खड़े लोगों ने एक अजीब मुस्कान दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह उन्हें एक अजीब भाव से देख रही थी। तुम सब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? किनरुओ ने भाव शून्य चेहरे से उनकी ओर देख हुए पूछा। ओह मिस रुओ, आप ड्रैगन शहर में हमारे मुख्य परिवार की वारिस है। आप हमारी सबसे मूल्यवान अतिथि है। ये शहर अभी असमंजस की स्थिति में है। जब हमने आपको इतनी जल्दी में भागते हुए देखा तो हम ये सोचकर घबरा गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे आप इतनी बेचैन हो गई। इस शहर और आपकी सुरक्षा के लिए हमारी चिंताओं के प्रभाव में हमने आपका पीछा करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। किन कबीले के शाखा परिवार के मुखिया ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ समझाया, इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं सभी को चिंता में डालने के लिए क्षमा चाहती हूँ, किनरुओ ने कहा और वह किन कबीले की हवेली की ओर वापस चलने लगी। अन्य लोग भी पीछे की ओर चल पड़े, जिससे दृश्य फिर से वैसा ही हो गया। जो लोग अभी भी किनरुओ और अन्य लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे वे भी उनके साथ शामिल हो गए और उनके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। उस स्थान से बहुत दूर एक ऊंचे आवास की छत पर दक्ष अकेला बैठा था और वह किनरुओ और अन्य लोगों को उस स्थान से जाते और वापस जाते हुए देख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी लड़के को किसी लड़की से छुपते हुए देखूंगी, जून ने हंसते हुए कहा। जब वह दक्ष के पास आए, मैं नहीं छुप रहा हूँ, दक्ष ने जू को देखते हुए खंडन किया। ओह, जब तुमने उसे तुम्हें बुलाते हुए सुना तो तुम क्यों नहीं रुके?
इसके बजाय तुमने उसे अनदेखा करने का फैसला किया और जब वह तुम्हारे लिए यहाँ दौड़ी तो तुमने यहाँ छिपने का फैसला किया। अगर इसे लड़की से छिपना नहीं कहते तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उससे नहीं छुप रहा हूँ, मैं बस इस समय उसे देखना नहीं चाहता। मैंने अपना पदक खो दिया लेकिन शुक्र है कि उस पर मेरा नाम नहीं था। मैं नहीं चाहता कि इस समय कोई मुझे इस शहर में देखे क्योंकि ऐसा करने से मैं संदिग्ध हो सकता हूँ। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उत्तर दिया, ओ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह एकमात्र कारण नहीं है, जून ने धीरे से कहा और वह गहरी सोच में डूब गई। अब चलने का समय हो गया है, दक्ष ने कहा। जब उसने सड़क को पूरी तरह खाली पाया तो वह छत से नीचे कूद गया। दक्ष आधे दिन तक शहर में घूमता रहा क्योंकि घरों की संख्या कम होने लगी थी। जब वह आखिरकार शहर के किनारे पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। दक्ष आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई है। बहुत से लोग सामान्य कपड़ों में खड़े थे और साथ में कई भी थे। रोने धोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उत्सुकता से दक्ष धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे वह अंदर तक चौंक गया। दक्ष ने देखा कि लोग उन गार्डों के शवों को दफना रहे थे जिन्हें उसने मारा था। बूढ़े, महिलाएं और बच्चे सहित लोग अपने प्रियजनों के शवों को देखकर रो रहे थे। एक छोटी लड़की को पिता कहकर रोते हुए देखा जा सकता था। एक महिला अपने पति के लिए रो रही थी, यहाँ तक कि आसपास के गार्डों की आंखों में भी आंसू थे जब उन्होंने अपने दोस्तों को जिनके साथ उन्होंने काम किया था जमीन में दफन होते देख। भारी मन से दक्ष पीछे मुड़ा और चला गया। उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही थी क्योंकि उदासी फिर से उड़ रही थी। यह उनके परिवार की गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं नर्म दिल हूं तो मेरा परिवार मेरी कब्र पर रो सकता है, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अभी भी उसकी आंखों में दर्द देखा जा सकता था। भारी भाव के साथ दक्ष शहर की आई की दीवार के पास और अपने पंखों का उपयोग करके मून सिल्वर शहर की दीवारों को पार करते हुए शहर से बाहर निकल गया। उसने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वह सड़क से जाने के बजाय फिर से जंगल में प्रवेश कर गया। दक्ष को उम्मीद थी कि वह खुद को मजबूत जानवरों के खिलाफ लड़ाई में डुबोकर अपनी परेशानी को कम कर सकेगा। यह एक ज्ञात तथ्य था कि मजबूत जानवर श्री के किनारे तक पहुंचने पर देखे जा सकते थे क्योंकि राज्य की सेनाएं राज्य की सीमा पर जानवरों का शिकार नहीं करती थी बल्कि वे राजधानी के पास शिकार करती थी क्योंकि राजधानी को मजबूत जानवरों से सुरक्षित रखना उनकी पहली प्राथमिकता थी। दक्ष जानता था कि हर राज्य की प्राथमिकताएं अलग अलग होती है। शुई के विपरीत कुछ राज्यों ने राजधानी के पास मजबूत जानवरों को छोड़ दिया ताकि उनकी युवा पीढ़ी प्रशिक्षित हो सके और मजबूत बन सके। दक्ष को सिर्फ अपने राज्य के जानवरों की ताकत के वितरण के बारे में पता था, इसलिए उसे पता था कि राजधानी से दूर जाने पर जानवर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। उसे उम्मीद थी कि वह ज्यादा ताकतवर जानवरों से मिल पाएगा और अपनी पूरी क्षमता से युद्ध कर पाएगा। वह सब कुछ भूलकर युद्ध में खो जाना चाहता था ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। दक्ष इस जंगल में 4 घंटे से ज्यादा समय तक रहा और कुछ लड़ाइयां लड़ी। उसके बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। उसने आराम करने का फैसला किया और अपने झूले का इस्तेमाल करके बैठ गया। अंडे को खिलाने के बाद दक्ष ने रात के लिए अपनी साधना शुरू की। उसने अपनी अनाम साधना तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 6 घंटे तक साधना की। दक्ष ने देखा कि उसकी साधना की गति पहले की तुलना में काफी तेज थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि उसने रक्त परिवर्तन की बात की थी? अगर यह ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से उस समय से पहले अगले क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा जिसकी मुझे उम्मीद थी, दक्ष ने सोचा। लेकिन कारणों के बारे में सोचने के बजाय उसने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उन्होंने 1 घंटे तक साधना जारी रखी। उसके बाद उन्होंने रुककर थोड़ी देर की झपकी लेने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह उठकर दक्ष जंगल में घूमता रहा। दिन भर एक के बाद एक खतरनाक सोने के क्षेत्र के जानवरों से लड़ता रहा और रात में अपने अंडे और कल्टीवेशन करता रहा। 10वें रोजे तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा। आखिरकार दक्ष जंगल से बाहर निकल गया। उसने अगले शहर की सीमा देखी। आखिरकार जंगल से बाहर आ गया। पिछले 10 दिनों की लड़ाइयां वास्तव में लाभदायक थी क्योंकि मैंने अपनी शारीरिक शक्ति पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और साधना में सफलता प्राप्त की है। मैं अब 9वें चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक हूँ। कुछ महीनों में मेरा 16वां जन्मदिन होगा। ये बहुत आश्चर्यजनक होगा यदि मैं एक और सफलता प्राप्त कर सकूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और शहर की ओर चल पड़ा। आखिरकार जंगल से बाहर आ गया। पिछले 10 दिनों की लड़ाइयां वास्तव में लाभदायक थी क्योंकि मैंने अपनी शारीरिक शक्ति अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और साधना में सफलता प्राप्त की है। मैं अब 9वें चरण का स्वर्ण क्षेत्र साधक हूँ। कुछ महीनों में मेरा 16 जन्मदिन होगा। अगर मैं एक और सलता ये बहुत आश्चर्यजनक होगा। दक्ष ने मुस्कुरा हूँ और शहर की ओर चल पड़ा। उसने शहर में प्रवेश करने के लिए अपने नियमित तरीके का इस्तेमाल किया और आधिकारिक प्रवेश द्वार से जाने के बजाय अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से एक खाली जगह खोजने के बाद अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करके सीमा पार की शहर में प्रवेश करते समय उसने दीवारों को पार किया। इस शहर का नाम ग्रे फॉल सिटी था। ये शुई के किनारे पर स्थित शहर था और हुआजियाई
साम्राज्य की सीमा से केवल एक दिन की यात्रा की दूरी पर था। भीड़ भरी सड़क पर फिर से चलना बहुत अच्छा लग रहा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह आखिरकार लोगों से भरी शहर की सड़कों को देखकर कुछ हद तक खुश हो गया था। सड़कों पर हलचल थी और हर जगह बातचीत और हंसी की आवाज सुनी जा सकती थी। दक्ष ग्रे फॉल शहर की मुख्य सड़क से चलता रहा। उसने कई बड़ी दुकानें और जगह देखी। इनमें से एक जगह ने उसका ध्यान आकर्षित किया। कीमिया हॉल शब्द उस स्थान के ऊपर लटके एक सुंदर ढंग से तैयार किए गए बोर्ड पर बड़े और सुंदर शब्दों में लिखे गए थे। अल्कमी हॉल एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में इस राज्य में लगभग हर कोई जानता था। ये सभी राज्यों में ज्ञात सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। अल्कमी हॉल की शाखाएं आसपास के राज्यों के लगभग हर प्रमुख शहर में थी। हालांकि इसे एक भयानक शक्ति कहा जाता था, लेकिन इसने कभी भी बाहरी दुनिया के मामलों में खुद को शामिल नहीं किया जो इसे सीधे प्रभावित नहीं करते थे। कीमिया हॉल में कई शीर्ष कीमियागर अपनी शाखाओं से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि शुई के सबसे अच्छे कीमियागर मास्टर कियान कीमिया हॉल की ड्रैगन सिटी शाखा से जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि मजबूत राज्यों में कीमिया हॉल की शाखाओं में और भी उच्च रैंकिंग वाले कीमिया अगर थे। अल्कमी हॉल की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं था। इसके बारे में कई बातें पूरी तरह से रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि अल्कमी हॉल की कोर शाखा कहाँ स्थित थी। ये केवल अनुमान लगाया गया था कि अल्कमी हॉल का कोर एक साम्राज्य में स्थापित किया गया था, लेकिन ये केवल एक अनुमान था क्योंकि कोई भी अल्कमी हॉल और इसके समर्थन के बारे में ठीक से नहीं जानता था। कीमिया हॉल के कीमिया अगर औषधीय पौधों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, खनिजों और अन्य पदार्थों को औषधीय गोलियों और अमृतों में परिष्कृत करने में कुशल थे, जिनके सभी प्रकार के प्रभाव थे, जैसे कि साधना को बढ़ावा देना, घावों को ठीक करना, जहर को ठीक करना, शरीर को शुद्ध करना और मजबूत करना और बहुत कुछ। अल्कमी हॉल मुख्यतः दो काम करता था। एक था अपनी शाखाओं के कीमियागर द्वारा बनाई गई दवा की गोलियां बेचना। उनके पास कई तरह की गोलियां और अमृत थे जो वे उपलब्ध करा सकते थे, और दूसरी शाखाओं के रूप में सहायता की एक बड़ी श्रृंखला थी जिससे वे गोलियां कर सकते थे जिन्हें उनके सदस्य नहीं बना पाते थे। अल्कमी हॉल का दूसरा काम था चीजें खरीदना। अल्कमी हॉल औषधीय पौधे, आध्यात्मिक पौधे, खनिज, पशु सामग्री और अन्य पदार्थ जो कीमिया में इस्तेमाल किए जा सकते हैं सब कुछ खरीदता था। दक्ष जो करना चाहता था वह बिल्कुल वैसा ही था। वह उन जानवरों के शवों को बेचना चाहता था जिन्हें उसने अपनी यात्रा के दौरान मारा था। मजबूत जानवरों के शवों को खजाना माना जाता था क्योंकि उनमें कई ऐसी चीजें होती थी जो कई कीमिया व्यंजनों में जरूरी होती थी। ऐसा कहा जाता था कि जानवर जितना मजबूत होगा कीमिया में उसका प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। इसलिए कीमिया हॉल ने शिकारियों से जानवरों के शव खरीदे। इस अभ्यास से दो चीजों में मदद मिली। सबसे पहले कीमिया हॉल को उनकी जरूरत की सामग्री मिल गई, दूसरे जानवरों की आबादी और आसपास के इलाकों में उनकी ताकत को नियंत्रित रखा गया। मेरी उम्र ही असली समस्या है, दक्ष ने चीजों के बारे में ध्यान से सोचते हुए कहा। वह अपनी स्टोरेज रिंग में जमा किए गए इतने सारे जानवरों को बेचने के लिए बहुत छोटा था। वह अपनी वास्तविक उम्र और स्टोरेज रिंग भी नहीं दिखा सकता था क्योंकि उसकी कम उम्र और उसके पास मौजूद चीजों के कारण अनचाही नजरें उस पर पड़ सकती थी। अगर संभव हो तो वह अल्कमी हॉल में हंगामा नहीं मचाना चाहता था क्योंकि तब दक्ष को इसकी भूमि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लगता है मुझे अपनी असली पहचान छिपाने के लिए और भी बड़ा हंगामा खड़ा करना पड़ेगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कुछ सोचा। वह एक खाली सड़क पर चला गया और उसने अपना चेहरा बदलने के लिए शरारत का मुखौटा इस्तेमाल किया। बाद में उसने सड़क पर देखना जारी रखा और आखिरकार एक दुकान मिली जो मुखौटे बेच रही थी। उसने अलग अलग रंगों और डिजाइनों के 3 मुखौटे खरीदे जो उसके पूरे चेहरे को ढक सकते थे और वहां से चला गया। उसने फिर से एक खाली सड़क देखी जहां उसने शरारत के मुखौटे के प्रभाव को समाप्त कर दिया और वह सामान्य मुखौटा पहन लिया जो उसने अभी अभी खरीदा था। बाहर निकलते समय उसने अपने कपड़े भी बदले और अधिक शानदार कपड़े पहने। दक्ष सड़क पर मास्क पहने हुए चल रहा था जिससे लोगों की निगाहें उस पर टकी हुई थी। उसके आसपास के सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने दक्ष को देखा और उसके आसपास फैलते उसके आभामंडल को महसूस किया। दक्ष ने फिर से स्वर्ग का कफन इस्तेमाल किया था। स्वर्ग का कफन एक ऐसा कौशल था जो दक्ष ने सीखा था जो दूसरों की नजर में उसकी साधना को नकली बनाने में सक्षम था। यहाँ तक कि आभा को भी पूर्णता के लिए नकली बनाया गया था जिससे दूसरे वास्तविकता को खोजने में असमर्थ थे। यह एक विशेष कौशल था जो जुन ने उसे सिखाया था जो उपयोगकर्ता की वास्तविक साधना से 2 प्रमुख क्षेत्रों से लेकर एक प्रमुख क्षेत्र तक की साधना दिखाने में सक्षम था। दक्ष ने आखिरकार अपने लाभ के लिए इस कौशल का उपयोग करने का फैसला किया क्योंकि उसने अपनी साधना को नकली बनाया था। वह चीजों का परीक्षण करना चाहता था क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी नकली पृथ्वी क्षेत्र आभा को उन लोगों के लिए फैलाया था जिनकी साधना कमजोर थी और जो उसकी नकली पृथ्वी क्षेत्र साधना को नहीं देख सकते थे। हाँ, तुम्हें वाकई शेखी बारना पसंद है ना? 5वें चरण की पृथ्वी क्षेत्र साधक बनना कैसा लगता है? जूनन हंसते हुए दक्ष के पास तैरती हुई आए। ये बहुत अच्छा
है। हालांकि यह सब नकली है, ये ठीक है क्योंकि मैं जल्द ही वास्तविकता में पृथ्वी क्षेत्र की साधना तक पहुंच जाऊंगा। इसे अभ्यास के रूप में सोचो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके मुखौटे ने उसे छिपा दिया। दक्ष कुछ देर तक सड़क पर इधर उधर देखता रहा। 1 मिनट रुको, दक्ष ने भारी आवाज में पुकारा और एक व्यक्ति को रोका। 1 मिनट रुको, दक्ष ने एक व्यक्ति को रोकते हुए नकली आवाज में कहा। उसने जानबूझकर अपनी पृथ्वी क्षेत्र की आभा फैलाई। दक्ष 5 फीट 8 इंच लंबा था और उसका शरीर सामान्य रूप से एथलेटिक था। वह अपनी आवाज को भारी करके खुद को बूढ़ा दिखाता था और अपनी कम उम्र को छुपाता था, जबकि उसकी पृथ्वी क्षेत्र की आभा दूसरों को यह एहसास दिलाकर उसकी मदद कर रही थी कि वह वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को दक्ष ने रोका था वह बहुत घबरा गया क्योंकि उसने देखा कि एक नकाबपोश साधक ने उसे रोका था। उसे नहीं पता था कि उसे रोकने वाले व्यक्ति की साधना क्या है, क्योंकि उसकी अपनी साधना केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र में थी। वह केवल इतना जानता था कि उसके सामने खड़ा यह नकाबपोश व्यक्ति उस सबसे शक्तिशाली साधसा से कई गुना अधिक साधना कर रहा था जिसे उसने देखा था। उसने अब तक जो सबसे शक्तिशाली साधक देखा था वह ग्रेफॉल शहर के सबसे शक्तिशाली कबीले का मुखिया था, जो गोल्ड कोर क्षेत्र का 10वां चरण का साधक था। लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति जो आभा उत्सर्जित कर रहा था वह उस 10वें चरण के गोल्ड कोर क्षेत्र के साधक की आभा से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। एक पृथ्वी क्षेत्र साधक, यही तो वह होगा, उसने सोचा, और वह और भी चिंतित हो गया। जब साधना की बात आती थी तो पृथ्वी क्षेत्र साधक इस राज्य के शिखर पर थे, यहाँ तक कि शही के राजा भी केवल पृथ्वी क्षेत्र साधना में ही थे। आदरणीय स्वामी को नमस्कार, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ श्रीमान, उस व्यक्ति ने घबराए हुए भाव से कहा और अपना सिर सम्मान पूर्वक नीचे कर लिया। मैं आपके राज्य और आपके शहर में नया हूँ, मैं रहने के लिए जगह की तलाश कर रहा हूँ, मुझे बता कि इस शहर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। दक्ष ने नकली आवाज में कहा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मास्टर, इस शहर में सबसे अच्छी सराय स्टार फॉल इन होनी चाहिए। यह इस शहर की सबसे अच्छी सराय है, हालांकि यह काफी महंगी है, लेकिन यह इस शहर की किसी भी सराय में मिलने वाली सबसे अच्छी सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है। ये शिकारियों, मेहमानों और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की पहली पसंद है। उसने अपना सिर नीचे रखते हुए समझाया, इस सराय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इस शहर में रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। स्टार फॉल सराय डोम कबीले द्वारा संचालित है, जो ग्रे फॉल शहर का सबसे मजबूत कबीला है। डोम कबीले का मुखिया 10वें चरण का गोल्ड कोरियम कल्टिटर है। यही कारण है कि डोम कबीले के स्वामित्व वाली स्टार फॉल सराय में कोई भी गड़बड़ी नहीं करता है। बेशक कोई भी पृथ्वी क्षेत्र के कल्टिटर को मेरे सामने महान गुरु की तरह कुछ भी करने से नहीं रोक सकता है। आदमी ने अपनी बात के अंत में कुछ पल के लिए दक्ष को देखा। हा, आप एक आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक हैं, फिर भी आप मेरी साधना का अनुमान लगाने वाले थे, आप बहुत अच्छे हैं। दक्ष ने भारी स्वर में कहा, मैं आपकी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ महान गुरु, गुरु की आभा उगते सूरज की तरह है। शक, यह मूर्ख, मैं अनुमान लगाने में सक्षम था। आदमी ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, ओह ऐसा लगता है कि मैं अभी भी अपनी आभा को बाहर निकाल रहा था। दक्ष ने कहा, जैसे कि वह ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हो। उसने अपनी पृथ्वी क्षेत्र की आभा को बाहर निकालना बंद कर दिया। तो वह स्टार फॉल सराय कहाँ है? दक्ष ने उस आदमी को देखते हुए पूछा। आपको बस कुछ मिनट और आगे चलना है महान गुरु, एक जगह देख पाएंगे जिस पर उस नाम का बोर्ड लगा होगा, यह एक अस्तबल के ठीक बगल में होगा। आदमी ने समझाया, ठीक है तुम जा सकते हो छोटे दोस्त, दक्ष ने कहा और अपनी बातों को एक बूढ़े आदमी की तरह सुनाने की कोशिश की। दक्ष उस आदमी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। मुझे कुलपति को बताना होगा कि एक पृथ्वी क्षेत्र साधक हमारे शहर में है, अगर हमारा डोम कबीला उसके करीब पहुंच सके तो ये कबीले के लिए बहुत मददगार होगा। आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा और जल्दी से चला गया। दक्ष को ज्यादा देर तक नहीं चलना पड़ा और वह उस स्थान पर पहुंच गया जिसके बारे में उस आदमी ने उसे बताया था। उस इमारत के ऊपर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर सुंदर सुलेख में स्टार फॉल इन लिखा हुआ था। उस इमारत के ठीक बगल में एक छोटा सा खेत था जिसमें कुछ घोड़े और गाड़ियां रखी हुई थी। यह बहुत सुंदर घोड़ा है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि अस्तबल के अंदर एक विशेष घोड़े ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। यद्यपि इसकी शक्ल आकर्षक थी, लेकिन दक्ष को इसकी शक्ल में नहीं बल्कि इसकी साधना में दिलचस्पी थी। द्वितीय चरण का आत्मा क्षेत्र जानवर, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, यह घोड़ा एक आत्मा क्षेत्र जानवर था। उस सराय में 3 घोड़े थे जो आत्मा क्षेत्र साधना में थे, हालांकि यह एक दूसरे चरण में था, अन्य 2 केवल प्रथम चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र में थे। दक्ष को यह घोड़ा काफी पसंद आया, उसे उम्मीद थी कि वह इसे अपनी यात्रा के लिए ले जाएगा। मुझे इसे खरीदना है, दक्ष ने उस अस्तबल की ओर जाते हुए कहा। ये घोड़ा किसका है? दक्ष ने उस जगह की रखवाली कर रहे आदमी से पूछा। ये 3 घोड़े हमारे सराय के एक अतिथि के हैं, वे उस गाड़ी को खींच रहे थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पास में खड़े 3 स्पिरिचुअल घोड़ों और एक सुंदर गाड़ी की ओर इशारा किया। वह प्रतीक? दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने भव्य गाड़ी पर गुलाब का प्रतीक देखा, क्या यह मैसूर के शाही परिवार का प्रतीक नहीं है? हमारे राज्य के दूसरी तरफ का दूसरा दर्जा वाला राज्य, वे हमारे राज्य में हमारी और हुआ जियाई साम्राज्य
की सीमाओं पर क्या कर रहे हैं? दक्ष ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, जो भी हो, मुझे बस घोड़े की जरूरत है, मुझे इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, और उसने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया। क्या वे अंदर है? दक्ष ने से पूछा। हाँ, वे मेहमान अंदर है, उन्होंने ललताववादी वस्त्र पहने हुए हैं जिस पर वह फूल का प्रतीक है, उस आदमी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने घाट को छोड़ दिया और सराय की ओर वापस चला गया। जैसे ही दक्ष सराय में दाखिल हुआ, उसने अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। दक्ष ने घाट को छोड़ दिया और सराय की ओर वापस चला गया। जैसे ही दक्ष सराय में दाखिल हुआ, उसने अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। यहाँ कुछ मजबूत लोग हैं, दक्ष ने सोचा। जब उसने अंदर कुछ गोल्ड कोरियम कल्ट विटिस को देखा, जो एक मुखौटा पहने हुए आदमी को देखकर भौं सिकोड़ना से खुद को नहीं रोक सके। दक्ष ने जो जानकारी जुटाई थी, उससे उसे पता चला कि इस जगह पर 2 मंजिलें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और बार था, जहां लोग खाना पीना और मौज मस्ती कर सकते थे, जबकि दूसरी मंजिल पर मेहमानों के ठहरने के लिए कमरे थे। दक्ष की नजर जल्द ही लाल लबादे पहने उन लोगों पर गई जो कोने वाली मेज पर बैठकर खा रहे थे। दक्ष ने देखा कि वहां सिर्फ 3 लोग थे। उन तीनों में से एक लड़का था जो 17-18 साल का लग रहा था। उसके पास 8वें चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र की साधना थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ दिन पहले ही 8वें चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र में पहुंचा था, क्योंकि उसका साधना क्षेत्र अस्थिर लग रहा था। दूसरा व्यक्ति एक लड़की थी जो भी लगभग उसी उम्र की लग रही थी, हालांकि उसकी साधना उससे थोड़ी ज्यादा थी। वह 8वें चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर थी। तीसरा व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो आश्चर्यजनक रूप से 10वें चरण का गोल्ड कोर क्षेत्र साधक था। दक्ष सबकी चौकस निगाहों के सामने उनकी ओर चला आया और वह उन 3 लोगों के साथ एक ही मेज पर एक कुर्सी पर बैठ गया। आखिर किसने तुम्हें हमारे साथ बैठने की इजाजत दी? युवा लड़की ने अहंकारी स्वर में कहा और उसकी ओर अहंकार से देखा। मैं जहां चाहूं बैठ सकता हूं और यहां कोई मुझे रोक नहीं सकता, दक्ष ने हंसते हुए कहा। उसने अभी भी अपनी आवाज नकली रखी। ओह, क्या हम तुम्हें जानते हैं? अपना मुखौटा उतारो और हम तुम्हें पहचान सकते हैं। तुम अपना चेहरा क्यों छिपा रही हो? यह इतना बदसूरत नहीं हो सकता है ना? उसके पास खड़ा युवक हंस पड़ा और बोला। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ नहीं बोला और बस दक्ष को घूरता रहा। मेरे पास बच्चों के साथ समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तुम जिम्मेदार दिखते हो, मैं तुमसे बात करूंगा। मैं तुमसे वह दूसरे चरण का स्पिरिट-रियम घोड़ा खरीदना चाहता हूं। हालांकि मेरी नजर में स्पिरिट-रियल जानवर बहुत कम है, लेकिन मेरे भतीजे के लिए यह एक अच्छा उपहार होगा, क्योंकि उसका जन्मदिन नजदीक है और मैं उसे अभी कोई ज्यादा ताकतवर जानवर नहीं देना चाहता। तुम्हारे पास 3 स्पिरिट घोड़े हैं, बाकी 2 तुम्हारी गाड़ी खींचने के लिए काफी होंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसके मुखौटे ने उसके भाव छिपा दिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमें पैसों की जरूरत है? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? हम तुम्हारे जैसे कई लोगों को बिना पलक झपकाए खरीद सकते हैं। उस आदमी ने मजा किया लहजे में दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दूसरे राजकुमार बमिंग, अपने सामने वाले व्यक्ति का थोड़ा सम्मान करो, ये सर एक पृथ्वी लोक साधक है, अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से कहा और लड़के को घूरते हुए उसके साथ बैठे लड़के और लड़की दोनों को चौंका दिया। यहाँ तक कि दूसरी मेजों पर बैठे लोगों ने भी उसकी बात सुनी और दंग रह गए। मैं अपनी आभा को बाहर नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरी साधना का अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि तुम इसे नहीं देख सकते? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही है, मैं आपकी साधना नहीं देख सकता और इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि मेरे सामने जो गुरु है उसकी साधना मुझसे अधिक मजबूत है, जिसका मतलब केवल पृथ्वी लोक ही हो सकता है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम सही हो, लेकिन मैं भी अपनी साधना को छिपाने के लिए एक कलाकृति का उपयोग कर सकता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके आत्मविश्वास भरे लहजे से मुझे इस पर बहुत संदेह है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही कह रहे हो, दक्ष ने धीरे से कहा और अब अपनी पृथ्वी क्षेत्र आभा को बाहर निकाल दिया। पूरा सराय इस मजबूत आभा को महसूस करके डर गया। कुछ लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। मध्यम आयु वर्ग का आदमी इस आभा के संपर्क में आते ही और भी गंभीर हो गया। मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह जिस आभा को बाहर निकाल रहा है वह महामहिम की आभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। वह निश्चित रूप से 7वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र से ज्यादा शक्तिशाली है। इस राज्य में इतना शक्तिशाली अस्तित्व शुई के राजा की साधना महामहिम के समान ही है। वे दोनों 7वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र में है, जबकि यह आदमी उन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है। वह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के राज्य से है। पास में एकमात्र प्रथम श्रेणी का राज्य जवान राज्य है जो संप्रदाय प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। क्या मेरे सामने वाला व्यक्ति जुवान राज्य के किसी संप्रदाय का गुरु है? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसने दक्ष की आभा को महसूस किया था। तो क्या हुआ अगर तुम शुई के पृथ्वी क्षेत्र के साधक हो? हमारे शाही पिता भी एक है, वह तुम्हारे राजा जितने ही शक्तिशाली है, अगर नहीं तो उससे भी ज्यादा। क्या तुम्हें लगता है
कि तुम हमें सिर्फ इसलिए डरा सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे राज्य में हैं। युवा लड़के ने दक्ष पर व्यंग्य किया। हालांकि युवा लड़के ने इस आभा को महसूस किया, फिर भी उसने इसका बहादुरी से सामना किया। जैसा कि उसने दक्ष से कहा, उसे विश्वास था कि दक्ष सही का साधक है। वह दक्ष की आभा और उसके पिता की आभा में अंतर नहीं समझ पाया। उसके ठीक बगल में बैठे गोल्ड्रियम साधक के विपरीत चुप रहो अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से में चिल्लाया और राजकुमार को घूरने लगा। वरिष्ठ, मुझे उम्मीद है कि आप इस बेवकूफ बच्चे को माफ कर देंगे। मैं आपके प्रति इस बच्चे के अनादर के लिए माफी मांगता हूं। मैं महामहिम को वरिष्ठ के प्रति उसके अनादर के बारे में बताऊंगा। मुझे यकीन है कि वरिष्ठ के सामने इस तरह का व्यवहार करने के लिए उसे सजा मिलेगी। इसके अलावा आप हमारे राज्य में अतिथि के रूप में क्यों नहीं आते? हम आपको अपने मूल्यवान अतिथि की तरह स्वागत करना पसंद करेंगे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दक्ष की ओर देखते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके साथ बैठी युवा लड़की और लड़का दोनों ही उस आदमी का दक्ष के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया देखकर दंग रह गए। वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, मुझे बच्चों की मूर्खता से कोई परेशानी नहीं है। युवा हमेशा लापरवाह होते हैं। मेरे अपने भी बच्चे हैं, वे हमेशा मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ी करते हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। दक्ष ने ये कहते हुए ठहाका लगाया। जुन जो उसके ठीक बगल में थी, दक्ष की शेखी भारते हुए जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन दक्ष के अलावा कोई भी उसकी खूबसूरत हंसी नहीं सुन सका। मैं वरिष्ठ को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप एक घोड़ा चाहते थे, उस घोड़े को हमारे मिंगसू राज्य की ओर से वरिष्ठ को एक छोटा सा उपहार समझिए। काश हम अपने राज्य में होते। महामहिम ने आपको व्यक्तिगत रूप से एक ज्यादा मजबूत घोड़ा उपहार में दिया होता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मुझे उपहार की जरूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो खुद ही ले सकता हूँ, बस मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं इसे आपसे खरीद रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा घोड़ा 15 सोने के सिक्कों के बराबर होता है। लो, मेरी कीमत के तौर पर 30 सोने के सिक्के ले लो, दक्ष ने कहा और उसने एक छोटी थैली अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ फेंकी, जिसने उसे पकड़ लिया। कोई बात नहीं, मुझे मुँह उपहार की जरूरत नहीं है, मैं वह आपसे खरीद लूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आमतौर पर ऐसे घोड़े की कीमत 15 स्वर्ण मुद्राएं होती है। ये लीजिए मेरी कीमत के तौर पर 30 स्वर्ण मुद्राएं, दक्ष ने कहा और उसने एक छोटी थैली पकड़े हुए उस आदमी की ओर हाथ बढ़ाया। आपको इसके लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है वरिष्ठ, बस इसे एक छोटे से उपहार के रूप में ले। मिंगसू साम्राज्य के साथ अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले मैं उपहार नहीं लेता, दूसरे मेरी दोस्ती खरीदना इतना आसान नहीं है, और अगर तुम फिर भी मेरे पैसे लेने से इनकार करोगे तो मुझे तब तक तुम्हारी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं कर लेते। दक्ष ने एक बड़े शख्स की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह आदमी दंग रह गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर हर करने लगा, ये तो अच्छे लड़के जैसा है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए थैली उस आदमी की ओर फेंकी जिसने उसे पकड़ लिया था। वैसे आप लोग अपने छोटे से राज्य से काफी दूर है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। ओह, हम संप्रदाय प्रवेश परीक्षा के लिए जुवान साम्राज्य जा रहे हैं। यहाँ ये युवा लड़का मैक्सिंग साम्राज्य का दूसरा राजकुमार प्रिंस बमिंग है। ये युवती मिंगसू साम्राज्य की पहली राजकुमारी बेयू है। वे दोनों जुवान साम्राज्य में आयोजित होने वाली संप्रदाय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने बगल में बैठे लड़के और लड़की को देखा। उनकी बातचीत सुनने के बाद दोनों बच्चों को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक मजबूत व्यक्तित्व है जिससे उनके शाही पिता भी दोस्ती करना चाहेंगे। उन्होंने पहले से ही अपना रवैया सुधार लिया था और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया था। मैं माफी मांगता हूँ गुरुजी, मैं अपने अहंकार में खो गया, मैं महान गुरु से माफी मांगता हूँ, लड़के ने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा। हालांकि लड़की ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सिर नीचे रखा। कोई बात नहीं, तुम बच्चे अभी छोटे हो, मैं भी बचपन में घमंडी था, थोड़ा लापरवाह होना ठीक है, बस अब अहंकार को खुद पर हावी मत होने दो। पहाड़ों के पीछे पहाड़ है, साधना का कोई शिखर नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ताकतवर होता है। तुम्हें बस पूरी विनम्रता और सम्मान के साथ साधना करनी है, तभी तुम वाकई सम्मान और समझ हासिल कर सकते हो, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि वह जानता था कि वह केवल फालतू बात कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत सी चीजों का सामना किया था और उसे पता नहीं था कि सम्मान विनम्रता से नहीं मिलता, लेकिन वह बस एक वरिष्ठ के रूप में अपनी दयालुता और बुद्धिमत्ता दिखाना चाहता था। वैसे संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा और चयन प्रक्रिया में अभी भी बहुत समय है, तुम इतनी जल्दी वहां क्यों जा रही हो? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। अभी भी इसमें बहुत समय है, लेकिन महामहिम राजा ने हमें सभी संप्रदायों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द वहां जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस जगह से परिचित होना प्रवेश परीक्षा में सहायक हो सकता है और प्रथम श्रेणी के राज्य में साधना करना द्वितीय श्रेणी के मिंगसू राज्य की तुलना में अधिक सहायक होगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते
मुस्कुराते हुए समझाया, ये कुछ दिलचस्प सुझाव है, वह एक दिलचस्प राजा की तरह लगता है। लन चेन ने प्रशंसा के साथ हंसते हुए कहा, वैसे भी आप यहाँ कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? दक्ष ने पूछा, बस रात, हम कल सुबह निकलेंगे। आदमी ने दक्ष से कहा, ओह, मैं आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ। यदि आपको जुवान साम्राज्य में कोई समस्या है तो बस किसी भी संप्रदाय में जाएं और उन्हें बताएं कि मैंने आपको भेजा है, वे आपकी मदद करेंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला, धन्यवाद महान गुरु। हाँ, मुझे अभी तक महान व्यक्ति का नाम नहीं पता था, क्या मुझे ये जानने का सौभाग्य मिल सकता है कि महान गुरु को किस नाम से जाना जाता है? आदमी ने अपने चेहरे पर चापलूसी भरे भाव के साथ कहा, इस दुनिया में अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही इस दुनिया के मामलों में शामिल होना बंद कर दिया है, लेकिन अपने युवा वर्षों के दौरान मुझे दक्ष के नाम से जाना जाता था। दक्ष ने अपने मुखौटे के पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह महान मास्टर चेन, मैं सीनियर का नाम याद रखूंगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, याद रखना जब तुम जाओ तो घोड़े को पीछे छोड़ देना। दक्ष ने कहा और वह खड़ा हुआ और चलने लगा। बेशक हम उसे यहीं छोड़ देंगे, अब यह आपका है महान गुरु, हर चीज के लिए धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बहुत अच्छा आदमी, बहुत मजबूत, फिर भी बहुत विनम्र, कोई भी रवैया नहीं। वह आदमी दक्ष को देखते हुए मुस्कुराया जो काउंटर के पास उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था। बड़े रुवान, क्या वह आदमी वास्तव में इतना ताकतवर है? सबसे पहले राजकुमारी बेयू ने उस आदमी से कहा जब उसने दक्ष को काउंटर से हटकर पहली मंजिल की सीढ़ियों से गायब होते देखा। वह वास्तव में बहुत ताकतवर है राजकुमारी, जितना तुम सोच सकती हो उससे भी ज्यादा ताकतवर। वह निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से भी ज्यादा ताकतवर है। वह शायद पीक अर्थ कल्टेटर है या उससे भी ज्यादा ताकतवर है। उस आदमी ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, इतना मजबूत, वह दूसरे दर्जे के राज्य में क्या कर रहा है और वह अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? पहली राजकुमारी बेयू ने फिर पूछा, ये जानना हमारा काम नहीं है कि ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व क्या सोचता है और क्या करता है और उसके कार्यों के पीछे क्या कारण है। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि उसके जैसे लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। एल्डर रुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष उस कमरे में दाखिल हुआ जो उसे दिया गया था और उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक रात के ठहरने के लिए 2 चांदी के सिक्के एक नश्वर परिवार के लिए पूरे 1 महीने तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त महंगा है, लेकिन एक मजबूत साधक के लिए ये कुछ भी नहीं है जो केवल शिकार करके कमा सकता है। दक्ष ने अपना मुखौटा उतारते हुए कहा, मुखौटा उतारने के बाद उसे आखिरकार अधिक आराम महसूस हुआ। इतने लंबे समय तक मास्क पहने रहना अच्छा नहीं लगता है। दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, ओह फिर क्या अच्छा लगता है? अपने परेशान करने वाले बच्चों के बारे में शेखी बघारना। जूनन ने फिर से प्रकट होते हुए हंसते हुए कहा, मैं शेखी नहीं बघार रहा था, मेरे पास वास्तव में एक परेशान करने वाली बच्ची है, क्या वह अभी मेरे सामने खड़ी नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कौन? जुन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ बड़बड़ाया और अचानक कुछ समझने से पहले उसने चारों ओर देखा, क्या आप मुझे बच्ची कह रहे हैं? उसने झुंझलाहट में अपने गाल फुला हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा था। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह क्या ऐसा है, आप किसके बारे में बात कर रहे थे? जुन ने कहा और उसके भाव कुछ हद तक सामान्य हो गए, मुझे सीनियर की तरह अभिनय करना बहुत पसंद है, स्वर्ग का कफन नामक ये कौशल वास्तव में मजेदार है। दक्ष ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, बेशक महान व्यक्ति के पास केवल महान कौशल ही उसकी स्मृति में होते हैं। जुन ने कहा और उसका चेहरा गर्व से भर गया, क्या आप मुझे कोई और उपयोगी कौशल सिखा सकते हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे इसकी अनुमति नहीं है और अगर मैं बता भी सकता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सी चीजें हैं जिनसे तुम्हें इस समय गुजरना है। तुम्हारे पास पहले से ही बहुत से कौशल हैं जिन्हें तुम्हें सीखने की जरूरत है। इसके अलावा तुम्हारे पास कीमिया का ज्ञान भी है जिसे तुमने हासिल किया है लेकिन अभी तक उसका अभ्यास शुरू नहीं किया है। तुम्हारी क्यूई साधना और शरीर साधना भी एक ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और फिर तुम्हारा हृदय दानव है जिसे तुम्हें नियंत्रित करना सीखना होगा। बहुत सारी चीजें मत लो क्योंकि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें पहले ही परेशानी हो रही है। जुन ने गंभीर भाव से दक्ष से कहा, बहुत अधिक चीजें मत लो क्योंकि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें पहले ही परेशानी हो रही है। जुन ने गंभीर भाव से दक्ष से कहा, मुझे लगता है कि तुम शायद सही हो, मुझे उन चीजों को सीखने की जरूरत है जो मेरे पास पहले से है, विशेष रूप से कीमिया जो मेरे भविष्य की साधना में वास्तव में सहायक हो सकती है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने खुद को बेहतरीन गोलियां बनाते हुए और उन्हें कैंडी की तरह खाते हुए कल्पना की थी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी कीमियागिरी का अभ्यास शुरू कर दूंगा। जब मैं कीमिया हॉल में जानवरों को बेचने जाऊंगा तो मैं कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और अन्य कीमियागिरी सामग्री खरीदूंगा। दक्ष ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। जून ने दक्ष को देखा और उसके गायब होते ही अपने चेहरे पर हाथ मारने से खुद को नहीं रोक सकी। दक्ष ने आधे दिन तक बिस्तर पर आराम किया क्योंकि आखिरकार उसे असली बिस्तर पर आराम करने का मौका मिला। शाम को उठकर दक्ष ने स्नान करने
के बाद अपनी साधना शुरू की। उसने बिना किसी ब्रेक के 3 घंटे तक साधना की, जिसके बाद उसने अपने हृदय दानव का उपयोग करके अपनी शारीरिक साधना जारी रखी। कुल 5 घंटे की साधना के बाद वह रुक गया। उसने अपने भंडारण रिंग से अंडा निकाला और उसे खिलाना शुरू कर दिया। तुम जानते हो छोटे दोस्त, अगर हम अब तक तुम्हें खिलाई गई क्यूई की कुल मात्रा को मापे तो ये परमाणु विस्फोट करने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उतने ही अद्भुत हो जितना मैं कल्पना कर रहा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अपना सारा काम पूरा करने के बाद उसने अंडे को वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। एक शांतिपूर्ण आरामदायक नींद के बाद वह दोपहर में उठा। काम पर जाने का समय हो गया है। दक्ष ने अपने कपड़े पहने और अपना चेहरा मास्क से ढकते हुए कहा। वह कमरे से बाहर चला गया और सराय से बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि मिंगसू शाही परिवार की गाड़ी और उनके घोड़े गायब थे तो वह मुस्कुराया, लेकिन जिस घोड़े के बारे में उसने उन्हें बताया था वह पीछे रह गया था। दक्ष अस्तबल की ओर चला गया। वह घोड़े के पास खड़ा हो गया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसके छूने का विरोध किया। तुम बहुत ही साहसी हो, है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी पृथ्वी लोक की आभा फैला शुरू की, जिससे घोड़ा अंततः हार गया। मैं इसे ले सकता हूँ ना? दक्ष ने उस व्यक्ति से पूछा जो चाकू मारे गए व्यक्ति की रखवाली कर रहा था। हाँ सर, जो मेहमान इस घोड़े को यहाँ लाए थे उन्होंने जाने से पहले ही मुझे बता दिया था कि यह घोड़ा अफसर का है। गार्ड ने दक्ष को देखते हुए कहा। थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान रखना, मैं इसे लेने के लिए जल्द ही वापस आऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और चला गया। कुछ दूर चलने के बाद वह जल्द ही कीमिया हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया उसने अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपको क्या सेवाएं चाहिए सर? अलकमी हॉल की वर्दी पहने हुए लोगों में से एक दक्ष की ओर आया और उसने पूछा। मुझे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, औषधीय पौधे और अन्य कीमिया सामग्री खरीदने की जरूरत है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके मुखौटे ने उसके भावों को छिपा दिया। ओह बिल्कुल, आपको सामान खरीदने के लिए पहली मंजिल पर जाना होगा, मैं आपको वहां ले जाऊंगा। वह व्यक्ति दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि वह आदमी दक्ष को संदिग्ध बना रहा था, लेकिन अलकमी हॉल के कर्मचारी इस मामले में बहुत प्रशिक्षित थे क्योंकि वे पेशेवर होने की कोशिश कर रहे थे। दक्ष उस व्यक्ति का पीछा करते हुए पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां आपको अपनी जरूरत की जड़ी बूटियां और दवाएं मिल जाएंगी, मिस मिया आपकी मदद करेगी। उस व्यक्ति ने दूसरी मंजिल पर बड़े हॉल के सामने खड़ी लड़की की ओर इशारा किया जो किसी व्यक्ति से बात कर रही थी। लड़की की ओर इशारा करने के बाद वह वहां से चला गया और वापस ग्राउंड फ्लोर पर चला गया। दक्ष लड़की की ओर चलने लगा। माफ करना, मुझे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे खरीदने हैं, दक्ष ने लड़की के पास पहुंचते हुए भारी आवाज में कहा। लड़की ने सामने खड़े आदमी की ओर ध्यान देने से पहले लंचेन पर एक छोटी सी नजर डाली। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं एक महत्वपूर्ण अतिथि के साथ व्यस्त हूँ? थोड़ा रुको, मैं तुम्हें कुछ ही देर में तुम्हारी जरूरत की जड़ी बूटियां लाकर दूंगी। लड़की ने दक्ष की ओर देखे बिना क्रोधी स्वर में कहा। मैं जल्दी में हूँ, दक्ष ने फिर झुंझलाहट के साथ कहा। तो क्या हुआ, मैं आजाद नहीं हूँ? उसने कहा और अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा था। क्या अलकमी हॉल अपने मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है? मुझे नहीं पता था इसकी इतनी अवांछित प्रतिष्ठा है, दक्ष ने फिर से कहा क्योंकि उसकी आवाज में असंतोष स्पष्ट था। तुम लड़की दक्ष की बात सुनते ही भड़क उठी। सर आप बेइज्जती कर रहे हैं। वह आदमी जो लड़की से बात कर रहा था आखिरकार उसके पास पहुंचा। वह 20 साल का लग रहा था और एक अच्छे परिवार से था। ओह, मैं ही तो अनादर कर रहा हूँ। दक्ष अपनी हंसी रोक नहीं सका और बोला, सर मुझे आपका आक्रामक लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कृपया इस परिसर को तुरंत छोड़ दे क्योंकि हम आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, आदमी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कौन होते हो जो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? अलकमी हॉल की इस शाखा के प्रभारी को बुलाओ, दक्ष ने भारी आवाज में कहा। तुम खुद को क्या समझती हो मास्टर गु, तुम्हें बाहर फेंकने के लिए खुद क्यों आए? युवा मास्टर शू उनके निजी शिष्य हैं जो उनसे कीमिया सीख रहे हैं। उनके शब्द मास्टर गु के शब्द हैं और इस हॉल के अंतिम शब्द हैं, लड़की ने गुस्से में कहा और दक्ष को देखा। मैं बिना किसी विवाद के इस शहर को छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मेरे भाग्य में नहीं है। मैं यह नहीं देखना चाहता था कि तुम मुझे कैसे यहाँ से निकाल पाओगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पास में एक कुर्सी देखी और चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उस पर बैठ गया। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करूंगा, डडवान शू दक्ष की ओर बढ़ा और उसने उसे ऊपर खींचने के लिए अपना हाथ उसके कॉल की ओर बढ़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दक्ष ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंज उठी। डवा शू हवा में उड़ गया और बहुत दूर जाकर गिरा। उसका दाहिना गाल लाल हो गया था और सूज गया था और हथेली का निशान साफ दिखाई दे रहा था। गार्ड्स, कोई अलकमी हॉल के अंदर फैला रहा है, लड़की जोर से चिल्लाई। तभी अलकमी हॉल के गार्ड वहां आ गए। वे सभी दक्ष को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़े। मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ने से पहले तुम्हें युवा मास्टर शू से भीख मांगने के लिए कहूंगी, उसने अपने चेहरे पर जहरीले भाव के साथ कहा क्योंकि उसने देखा कि गार्ड्स दक्ष पर हमला कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसकी दुनिया को उल्टा कर दिया क्योंकि पलक झपकते ही दक्ष ने सभी गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। पूरे हॉल में दर्दनाक कराहे गूंज उठी। तुम कौन सी हड्डियां तोड़ना चाहते थे? क्या तुम हाथ की बात कर रहे थे? दक्ष ने कहा। जैसे ही उसने डडवान शू के हाथ के ऊपर कदम रखा उसने जोर से उसकी हड्डी को कुचल दिया जिससे वह दर्द से जोर से चिल्ला उठा। तुम कौन सी हड्डियां तोड़ना चाहते थे? क्या तुम हाथ की बात कर रहे थे? दक्ष ने कहा। जैसे ही उसने डडवान शू के हाथ के ऊपर कदम रखा उसने जोर से उसकी हड्डी को कुचल दिया जिससे
वह दर्द से जोर से चिल्ला उठा, रुको यंग मास्टर शू को जाने दो, तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अगर तुम उसे अभी नहीं छोड़ते तो तुम्हें अपनी पसंद पर सारी जिंदगी पछतावा होगा, लड़की ने जोर से कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, हालांकि उसके चेहरे पर नकाब था लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वे लड़की को देख रही थी। दक्ष अपनी जगह से हिल गया और पलक झपकते ही लड़की के ठीक बगल में आ गया। लड़की के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक हाथ तेजी से उसके गले की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि हाथ लड़की को छूता अचानक एक तेज आभा प्रकट हुई। जैसे ही लड़की को एक तरफ धकेला गया, दक्ष के हाथ में सिर्फ खाली हवा थी। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दक्ष के पास खड़ा था और अपनी तीखी नजरों से उसे देख रहा था। क्या इन आदरणीय महों को पता है कि कीमिया हॉल के अंदर अशांति पैदा करके वे कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं? एक दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा और दक्ष को देखा। आप वही अल्पविराम च मास्टर गो होंगे जिसके बारे में वे बात कर रहे थे? अल्पविराम च मास्टर गो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस अल्कमी हॉल के इन घमंडी युवाओं को जीवन का सबक सिखा रहा हूँ। उन्हें ये सीखने की जरूरत है कि कुछ लोगों को कभी नाराज नहीं होना चाहिए। दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हारा काम है कि तुम मेरे कीमिया हॉल के लोगों को सबक सिखाओ। शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया क्योंकि वह डनशु को देख रहा था जो दर्द से करा रहा था। वह क्या शाखा मास्टर गु को लगता है कि केवल कीमिया हॉल के लोगों को अपने मेहमानों पर हमला करने का अधिकार है और दूसरों को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है? दक्ष ने हल्की आवाज में जवाब दिया, लेकिन अपने मुखौटे के पीछे वह भौंसी कोड़ रहा था क्योंकि वह इस बूढ़े आदमी की साधना को नहीं देख पा रहा था। इसका मतलब केवल एक ही बात थी, उसकी वास्तविक साधना गोल्ड कोर दायरे से अधिक थी। वह एक वास्तविक पृथ्वी क्षेत्र साधक था। दक्ष को नहीं पता था कि पृथ्वी क्षेत्र में इस आदमी की वास्तविक साधना क्या थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह निचले स्तर पर होगी। अगर वह 8वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र से नीचे था तो शायद दक्ष अभी भी 8वें चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधना की अपनी आभा से उसे प्रभावित कर सकता था। शाखा मास्टर गु ने प्रश्नवाचक लहजे में डुआशु और उस लड़की को देखा जिसे उसने अभी अभी बचाया था। क्या ये सर सच कह रहे हैं? उसने लड़की की ओर सोच विचार भरी नजर से देखते हुए पूछा। नहीं मास्टर, वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है। वह जड़ी बूटियां और पौधे खरीदने के बहाने हॉल में आया था, लेकिन उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और मुझे हॉल में अकेला पाकर अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। युवा मास्टर शू समय पर पहुंचे और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर क्रूरता से हमला कर दिया। मैंने हमें बचाने के लिए गार्ड को बुलाया, लेकिन वह उनसे अधिक शक्तिशाली था और उसने उन्हें भी हरा दिया। जब आप पहुंचे तो वह मुझ पर हमला करने ही वाला था और मुझे एक तरफ धकेल दिया। यदि आप समय पर नहीं आते तो ये राक्षस हमें मार डालता। लड़की जोर से अड़ने लगी और उसने आंखों में आंसू भरकर अल्पविराम च मास्टर गु की ओर देखा। लड़की की बातें सुनकर दक्ष खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। वह कुछ देर तक हंसता रहा जबकि दूसरे लोग उसे घूरते रहे। मैंने अपने जीवन में कई बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुम्हारे जितना बेशर्म व्यक्ति देखा है। दक्ष ने अपनी सुनहरी आंखों से लड़की को देखते हुए कहा और अपनी हंसी को मुश्किल से रोका। तुमने कीमिया हॉल के अंदर फैले और तुम ही हो जो अपना चेहरा छिपा रहे हो। तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि मुझे अपने लोगों के बजाय तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करना चाहिए? शाखा मास्टर गु ने दक्ष को देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि शाखा मास्टर गु कोई कारण सोचेंगे अगर वह इस दिन के लिए जीवन भर पछताना नहीं चाहते हैं। दक्ष ने हंसते हुए कहा, तुम सही हो, इसके कई कारण हैं जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारी साधना नहीं देख सकता, जिसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि तुम या तो अपनी साधना को छिपाने के लिए किसी कलाकृति का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। चूंकि तुमने कलाकृति हॉल के अंदर किसी पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए मुझे लगता है कि यह बाद वाला है। शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए कहा। शाखा मास्टर गु के शब्दों को सुनकर लड़की और दुआशु दोनों बहुत हैरान हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक को नाराज किया है। दक्ष अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे आखिरकार राहत महसूस हुई। उसने पुष्टि कर ली थी कि यह आदमी उसकी नकली साधना से कहीं कमजोर था। तुम्हारा अनुमान सही होगा, दक्ष ने हंसते हुए कहा और अपना 8वां चरण पृथ्वी क्षेत्र आभा फैलाया। बूढ़ा आदमी इस आभा को महसूस करके भौं सिरने से खुद को नहीं रोक सका। वह केवल एक प्रथम चरण पृथ्वी क्षेत्र साधक था और इस आभा की वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन जानता था कि यह एक साधक की आभा थी जो पृथ्वी क्षेत्र के शिखर पर था या उससे भी ऊपर था। तुम्हें अपनी शिष्या को कुछ शिष्टाचार सिखाना चाहिए, खासकर तुम्हारे पीछे बैठी उस लड़की को। एक वरिष्ठ पर हमला करना पहले से ही काफी बुरा है और वह अभी भी मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती है। अगर वह मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसका सिर जमीन पर पड़ा होता। ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं इतना दयालु हूँ कि वह अभी भी जीवित है। वरिष्ठ कृपया मुझे माफ
कर दे, मैंने एक बहुत बड़ी और भयानक गलती की है। डुआशु का दिमाग तेजी से काम कर रहा था क्योंकि वह उस पल का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था जब दक्ष का गुस्सा लड़की पर के केंद्रित था। वह माफी की भीख मांगने लगा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। दक्ष ने अपने पैर दंशु के हाथों से हटा लिए और शाखा मास्टर गु की ओर चलने लगा। इस छोटी सी लड़की के पास मुझे वह जड़ी बूटियां देने का समय नहीं था जो मैं चाहता था। उसने मुझे बार बार शाप दिया और मेरी संत जैसी प्रतिष्ठा को नष्ट करने की कोशिश की। क्या तुम उसे कोई उचित दंड देना चाहते हो या मुझे खुद ही यह कर लेना चाहिए? दक्ष ने भारी आवाज में अल्पविराम अच्छा मास्टर गु से पूछा, जबकि वह उसकी आंखों में एक गंभीर भाव लिए उसे देख रहा था। क्या ये सच है? तुमने उसे सेवा देने से इनकार किया और तुम्हारे आरोप झूठे थे। अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर भयंकर भाव के साथ लड़की को देखा। लड़की डर गई और उसने एक कदम पीछे हट लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला, कृपया मुझे मत मारो, उसने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसके साथ दुर्व्यवहार करना तो दूर की बात है, तुमने एक पृथ्वी क्षेत्र के साधक पर झूठा आरोप भी लगाया। अगर तुमने इतने लंबे समय तक अल्कमी हॉल के लिए काम नहीं किया होता तो मैं तुम्हें खुद मार देता। तुम्हारी सेवा को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि मैं अल्कमी हॉल के अंदर रक्त खराबा नहीं चाहता, मैं तुम्हें एक अलग सजा दूंगा। उसके सामने 10 बार झुककर माफी मांगो और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो और कभी भी अल्कमी हॉल में वापस मत आना। इस पल के बाद से तुम उस लड़की के रूप में जानी जाओगी जिसने अल्कमी हॉल के विश्वास को धोखा दिया और इसकी विश्वसनीय प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद कर दिया। शाखा मास्टर गु ने कहा और उसने लड़की को गुस्से से देखा। वरिष्ठ, मुझे आशा है कि आप मेरी सजा से संतुष्ट होंगे। हालांकि यह उसके द्वारा किए गए अपराध जितना गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उसे और अधिक चोट नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि उसने एक गंभीर गलती की है, लेकिन मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। शाखा मास्टर गु ने नर्म स्वर में कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया। बैंग बैंग बैंग, उसके सिर के जमीन से टकराने की आवाज आए और वह दक्ष के सामने झुकने लगी। इससे पहले कि वह अपना मन बदल पाता उसने ऐसा 10 बार किया और फिर वह आंखों में आंसू और सूजे हुए माथे के साथ खड़ी हो गई और जल्दी से ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों की ओर चली गई। मैं माफी चाहता हूं कि आपको हमारे कीमिया हॉल में इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैं बाद में इसकी भरपाई कर दूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और माहौल को हल्का करने की कोशिश की। चलो तीसरी मंजिल पर चल हैं, हम वहां शांति से बात कर सकते हैं, जबकि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए। शाखा मास्टर गु ने दक्ष को देखते हुए कहा। दक्ष ने सहमति जताते हुए डोमशु को पीछे छोड़ते हुए तीसरी मंजिल पर शाखा मास्टर गु का पीछा किया। दक्ष और अल्कमी हॉल के महान मास्टर गु एक दूसरे के सामने थे। जब वे अल्कमी हॉल की तीसरी मंजिल पर कुर्सियों पर बैठे थे तो सीनियर, आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? मास्टर गु ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। एक 10 साल पुराना जिनसिंग, एक 20 साल पुराना ब्लैक लेबो कैसिया जो 5 साल से छोटा है, 10 साल पुराना बाइजू आध्यात्मिक जियांग, एक ताजा फूलिंग। दक्ष ने जड़ी बूटियों और पौधों के नाम बताए जो उसे लगा कि वह कीमिया के अपने शुरुआती अभ्यास के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। कीमिया के तरीके के बारे में उसका ज्ञान पहले से ही काफी अच्छा था, जिससे उसके लिए यह तय करना आसान हो गया कि कौन सी जड़ी बूटियां लेनी है। और अंत में एक 50 वर्षीय गैनकाओ, दक्ष ने मुंह में हवा भरते हुए कहा, मेरे पास आपकी जरूरत की ज्यादातर जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सभी नहीं। आपने जिन जड़ी बूटियों का नाम लिया है उनमें से कुछ बहुत दुर्लभ है और हमारी शाखा में उपलब्ध नहीं है। मुझे उन्हें प्राप्त करने के लिए अन्य शाखाओं को कॉल करना होगा। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे भूल जाओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं अपनी यात्रा के दौरान अल्कमी हॉल की अन्य शाखाओं से उन्हें प्राप्त कर लूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वरिष्ठ की समझदारी के लिए आभारी हूँ। वैसे क्या वरिष्ठ भी एक कीमिया अगर है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब मैं यात्रा पर बोर हो जाता हूं तो कुछ कीमिया करता हूं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सहजता से उत्तर दिया। क्या आप जो जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं उनमें से अधिकांश निम्न स्तरीय कीमिया के लिए उपयोग नहीं की जाती है? क्या आप उन्हें अपने शिष्य के लिए खरीद रहे हैं? शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पूछा। ओह, तुम बिल्कुल सही हो, मैं वापस जाने पर अपने पोते को कीमिया सिखाने की योजना बना रहा था। यह विचार आज सुबह ही मेरे दिमाग में आया और इसी वजह से मैं आवश्यक सामग्री लेने के लिए यहाँ आया हूँ। हालांकि मैं वापस जाने पर भी उन्हें आपकी शाखा से खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं बुनियादी जड़ी बूटियों के लिए आपके बड़ों को परेशान नहीं करना चाहता हूं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए एक विचारपूर्ण स्वर में कहा। हो, ये तो बहुत प्यारा है। आपके पोते की उम्र कितनी है? शाखा मास्टर गु ने पूछा। इस साल वह 5 साल का हो जाएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह बढ़िया, इतनी कम उम्र में उसे कीमिया सिखाना, मुझे यकीन है कि वह भविष्य में एक महान कीमियागर बनेगा। शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए कहा। नताशा जी, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। कुछ ही देर बाद अल्कमी हॉल की वर्दी पहने हुए कोई व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। इसमें लिखी सभी जड़ी बूटियां
ले आओ, साथ ही वह चीज भी ले आओ जो हमें आज ही ऊपर वाली शाखा से मिली है, शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी को सूची दी। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वापस चला गया। हालांकि दक्ष को आश्चर्य हुआ कि मास्टर गु किस शाखा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने पूछने का फैसला नहीं किया। इस बीच दक्ष और शाखा मास्टर गु बात करते रहे। वरिष्ठ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बस जिज्ञासावश। आपकी कीमिया अगर रैंक क्या है? ये बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए, मास्टर गु ने अचानक पूछा और उसने दक्ष की ओर देखा। मैं वह हूँ जिसे आप 9वीं रैंक का स्पिरिट ग्रेड कीम आगर कहते हैं, दक्ष ने जवाब दिया, लेकिन उसने जानबूझकर अपने वाक्य से एक शब्द अनदेखा कर दिया। सैद्धांतिक रूप से दक्ष एक उचित कीमियागर नहीं था, क्योंकि उसके पास अब तक केवल सैद्धांतिक ज्ञान था। शाखा मास्टर गु अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव लिए खड़े होने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यह ऐसा ही है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि उसे अल्पविराम च मास्टर गु के चेहरे पर अभिव्यक्ति पसंद आए। शाखा मास्टर गु का चेहरा अजीब हो गया और वह बिना कोई टिप्पणी किए बैठ गए। आपकी रैंक क्या है? दक्ष ने एक विचारशील नजर से पूछा। वरिष्ठ के विपरीत मैं केवल 5वीं रैंक का नश्वर ग्रेड कीम आगर हूं और मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन वही रहूंगा। शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर निराशाजनक भाव के साथ कहा, क्या सीनियर मुझे अपना आधिकारिक कीमिया अगर रैंक बैच दिखा सकते हैं? मैं देखना चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय बैच कैसा दिखता है, क्योंकि मैं ऐसे उच्च स्तरीय कीमिया अगर के संपर्क में कभी नहीं रहा हूं। शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर एक विनती भरी नजर के साथ कहा, मेरे पास कोई बैच नहीं है, क्योंकि मैं खुद को पेशे से कीमियागर नहीं मानता, यह मेरे लिए बस एक शौक है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अपना बैज अपने साथ नहीं रखते? बस जिज्ञासावश। सीनियर किस कीमिया हॉल से जुड़ा हुआ है? शाखा मास्टर गु ने पूछा, क्योंकि उनके भाव कुछ संदिग्ध हो गए थे। दक्ष के पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। उसे उन जगहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जहां अल्कमी हॉल की उच्च स्तरीय शाखाएं स्थित थी, और वह कोई नाम भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर उसके सामने वाला व्यक्ति सभी शाखाओं के बारे में जान गया तो उसका झूठ उजागर हो सकता था। मैं किसी शाखा से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह मेरे लिए सिर्फ एक शौक है, कोई पेशा नहीं। मैं उस समय जिस भी क्षेत्र में हूँ वहाँ की शाखाओं में सिर्फ रैंकिंग अपग्रेड परीक्षा देने जाता हूँ, ताकि खुद को एक अनुभव के तौर पर परख सकूं, लेकिन मैं कभी भी खुद को किसी शाखा से नहीं जोड़ता। दक्ष ने आत्मविश्वास भरे लहजे में जवाब दिया, जबकि उसकी सुनहरी आंखें उस आदमी को देख रही थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस स्पष्टीकरण में कुछ गड़बड़ है? क्या वह सिर्फ एक उच्च श्रेणी के कीमिया अगर होने का बखान कर रहा है? उसके जैसे मजबूत साधक के लिए यह एक बेशर्मी भरा व्यवहार होगा, लेकिन यह संभव है। शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर संदेहास्पद भाव के साथ सोचा, हाँ ठीक है, ये बात तो सही है। वैसे सीनियर, मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ। मुझे लगता है कि केवल आप जैसे उच्च श्रेणी के कीमिया अगर ही मेरे लिए इसका समाधान कर सकते हैं। क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? शाखा मास्टर गु ने विनती भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है? दक्ष ने उसके सवाल का जवाब अपने ही सवाल से दिया, क्योंकि वह न तो उसके अनुरोध से सहमत था और न ही इनकार कर रहा था। उसने अल्पविराम मास्टर गु के चेहरे पर संदिग्ध भाव देखा था, इसलिए उसने सावधान रहने का फैसला किया। मैं यान कनव सेंस पिल के नाम से जानी जाने वाली 6ठी रैंक की गोली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे किसी गोली को 6ठी रैंक की गोली माने जाने के लिए 60% शुद्धता की आवश्यकता होती है। भले ही गोली 6ठी रैंक की रेसिपी से बनाई गई हो, लेकिन आवश्यक शुद्धता स्तर के बिना इसे 6ठी रैंक की गोली नहीं माना जाएगा। मैंने सैकड़ों बार कोशिश की है और मैं गोली को सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम हूँ, लेकिन इसकी शुद्धता 60% तक नहीं पहुँचती है। यह एक पुरानी रेसिपी है और कुछ निर्देश गायब है, लेकिन फिर भी मुझे इसे बनाना होगा, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्या सीनियर मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ? शाखा मास्टर गु ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, यांग स्वास्थ्य लाभ की गोली। क्या तुम्हें अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर परेशानी हो रही है? दक्ष ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर के साथ कहा, कुछ ऐसा ही। शाखा मास्टर गु ने कुछ लाल चेहरे के साथ दक्ष को उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मैं आपकी गलतियां बताकर आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि सीखने और बढ़ने के लिए आपको खुद ही ऐसा करना होगा। मुझे बताइए कि इस मिश्रण को बनाने के लिए आप किस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं? दक्ष ने अपने मुखौटे के पीछे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। शाखा मास्टर गु ने जल्द ही उन चरणों का वर्णन करना शुरू कर दिया जो उन्होंने गोली बनाते समय अपनाए थे। उन्होंने प्रत्येक चरण का सावधानी पूर्वक वर्णन किया और बीच बीच में दक्ष के चेहरे के भावों पर नजर डाली। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी बात समाप्त की, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, क्या तुम मूर्ख हो? दक्ष ने कुछ निराश स्वर में पूछा। क्या? क्यों? शाखा मास्टर गु ने चौंक हुए कहा, तुम इतने बुरे हो गए हो और अभी भी इतनी छोटी सी गलती नहीं देख सकते जो तुम कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम 5वीं रैंक के नश्वर ग्रेड कीमिया अगर हो? क्या कीमिया हॉल
हॉल का मानक इतना कम हो गया है कि वे अब किसी को भी अपना रैंक दे रहे हैं। चे ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती के बारे में सुनना बहुत दर्दनाक है, दक्ष ने गुस्से से कहा, जो उसकी आवाज में साफ देखा जा सकता था। बूढ़े आदमी का चेहरा लाल होता जा रहा था क्योंकि वह दक्ष की लगातार डांट सुन रहा था जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। मैं माफी चाहता हूँ सीनियर, मैं इतना समझदार नहीं हूँ कि समझ सकूं। क्या आप मुझे मेरी गलतियां बताकर सिखा सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उदास चेहरे के साथ कहा, लाल क्रिस्टल घास और 9 यांग रूट को कभी भी तीसरे घटक को जोड़े बिना नहीं मिलाया जा सकता। हालांकि वे कोई हिंसक प्रतिक्रिया नहीं पैदा करते, लेकिन उनकी असंगति गोली की शुद्धता के स्तर को कम कर सकती है। इतना सरल तर्क, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे अपने 5 वर्षीय पोते के अलावा किसी और को इतना सरल तर्क बताना पड़ रहा है, दक्ष ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा। दक्ष के शब्दों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचते ही आदमी के हाव भाव बदल गए। दक्ष के शब्दों की सत्यता को देखकर वह दंग रह गया। क्या सीनियर मुझे बता सकते हैं उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूँ? शाखा मास्टर गु ने दक्ष की ओर देखते हुए विन भरी नजर से पूछा, कुछ बारीक पिसा हुआ लिंजी पाउडर मिलाओ और यह सफल हो जाएगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतना आसान है? आदमी ने चेहरे पर संदेह भरी नजर से जवाब दिया। क्या तुम्हें मेरी बातों पर संदेह है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से झूठ बोलने का कोई कारण है? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे जाने के बाद इसकी जांच कर सकते हो, दक्ष ने कुछ गुस्से भरे लहजे में कहा। मैं कभी भी आप पर संदेह नहीं करूंगा सीनियर, मेरी परेशानियों को हल करने के लिए धन्यवाद, शाखा मास्टर गु ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा। अचानक कुछ नौकर हाथ में थैले लिए कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सारे थैले दक्ष के पास रख दिए और चुपचाप चले गए। सहायक भी हाथ में एक बड़ी कड़ाही लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वह कड़ाही किस लिए है? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। यह मेरी ओर से आपके पोते के लिए एक उपहार है। वह कीमिया सीखने जा रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छे कड़ाई की भी आवश्यकता होगी। सीनियर के सामने रखी कड़ाई एक स्पिरिट ग्रेड खजाना है जो हमें अभी उच्च शाखा से प्राप्त हुआ है। इसे डोम कबीले के कुलपति ने काफी समय पहले ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसे अभी उसे देने की आवश्यकता है। यह उसकी सजा होगी क्योंकि उसके बेटे ने कीमिया हॉल में हंगामा मचाया था। इससे उन्हें सबक मिल सकता है। शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, यह मेरी ओर से आपके पोते के लिए एक उपहार है। वह कीमिया सीखने जा रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसे एक अच्छे कड़ाई की भी आवश्यकता होगी। सीनियर के सामने रखी कड़ाई एक स्पिरिट ग्रेड खजाना है जो हमें अभी उच्च शाखा से प्राप्त हुआ है। इसे दो कबीले के कुलपति ने काफी समय पहले ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसे अभी उसे देने की आवश्यकता है। यह उसकी सजा होगी क्योंकि उसके बेटे ने कीमिया हॉल में हंगामा मचाया था। इससे उन्हें सबक मिल सकता है। शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, हाँ, मुझे ये पसंद है। दक्ष शाखा मास्टर गु के शब्दों को सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं सका। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया और उसने कड़ाई पकड़ ली। इसे स्वर्गीय ड्रैगन कड़ाही कहा जाता है। यह आपके पोते पतियों को कीमिया के शुरुआती स्तरों को सीखने में मदद कर सकता है। मुझे पता है कि सीनियर शायद उसे और भी बेहतर कड़ाही लाकर दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसे यह उपहार देना चाहूंगा। शाखा मास्टर गु ने दक्ष के सामने वह कड़ाही रखते हुए कहा, मैं शाखा मास्टर से यह उपहार स्वीकार करूंगा। मुझे इस अद्भुत उपहार के लिए अपने पोते के बजाय आपको धन्यवाद देना चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए शाखा मास्टर गु से कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया जिससे जड़ी बूटियों के सभी बैग और कड़ाई कमरे से गायब हो गए। जैसा कि उच्च राज्य से किसी व्यक्ति से अपेक्षित है, उसके पास एक भंडारण खजाना है, शाखा मास्टर गु ने सोचा और उसने दक्ष की ओर देखा। इन सब चीजों की कीमत कितनी है? दक्ष ने शाखा मास्टर से पूछा। चूंकि यह केवल निम्न स्तर की जड़ी बूटियां हैं, इसलिए सीनियर को इसकी कीमत ज्यादा नहीं चुकानी पड़ेगी। सब कुछ मिलाकर सिर्फ 2 सफेद सोने के सिक्के लगेंगे, लेकिन चूंकि सीनियर ने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं अपनी शाखा की कमाई को अलग रखूंगा और इसे आपको वास्तविक कीमत पर बेचूंगा। कीमत के हिसाब से हमें इसके लिए भुगतान करना पड़ा। आपको सिर्फ एक सफेद सोने का सिक्का और 60 सोने के सिक्के देने होंगे, या आप 160 सोने के सिक्के भी दे सकते हैं, जो भी सीनियर के लिए सुविधाजनक हो। शाखा मास्टर गु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। दक्ष ने स्वीकार किया और उसने शाखा मास्टर गु को पैसे दिए। हाँ, जब मैं इस शहर में आ रहा था तो कुछ जानवरों ने बेवकूफी से मेरा रास्ता रोका और मैंने उन्हें मार दिया। मैं उन्हें वहीं सड़ने के लिए छोड़ देना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे बर्बाद क्यों किया जाए, क्योंकि उनका इस्तेमाल कीमिया के लिए किया जा सकता है। आप लोग जानवर खरीदते हैं ना? दक्ष ने शाखा मास्टर गु से पूछा। हाँ, बेशक हम करते हैं, शाखा मास्टर गु ने अपने चेहरे पर एक उलझन भरी नजर के साथ स्वीकार किया। अच्छा, तो फिर ये लीजिए, दक्ष ने शाखा मास्टर गु से कहा। क्योंकि हॉल के अंदर सैकड़ों जानवरों के शव दिखाई दिए। चूंकि हॉल काफी बड़ा था, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में शवों को रखने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इतने सारे शवों के साथ एक चौंकाने वाला दृश्य बना। विभिन्न स्तरों की खेती के तहत
173 स्वर्ण क्षेत्र जानवर और 153 आत्मा क्षेत्र जानवर हैं। आपके द्वारा लाए गए स्वर्ण क्षेत्र जानवरों के कुल मूल्य को जोड़ने पर ये 2678 स्वर्ण सिक्के होंगे। अतिरिक्त 153 आत्मा क्षेत्र जानवरों जो 1530 स्वर्ण सिक्कों के बराबर है को जोड़ने पर वरिष्ठ को मिलने वाली कुल राशि 4208 सिक्के होगी। शाखा मास्टर गु ने अपनी गणना पूरी करने के बाद कहा, उनको मारने में जो सेकंड मैंने बर्बाद किए उसके बदले में ये काफी नहीं है, लेकिन ये ठीक है। दक्ष ने संख्या सुनते ही कहा। वह आदमी मुस्कुराया और उसने पैसे दक्ष को थमा दिए। दक्ष को 42 सफेद सोने के सिक्के और 8 सोने के सिक्के मिले, जो उसके पास पहले से मौजूद 16 सफेद सोने के सिक्कों और 50 सोने के सिक्कों के साथ मिलकर उसके पास कुल 58 सफेद सोने के सिक्के और 58 सोने के सिक्के हो गए। दक्ष और शाखा मास्टर गु ने थोड़ी देर तक बातचीत की, जिसके बाद दक्ष ने विदा ली और चला गया। दक्ष कीमिया हॉल से निकलकर सराय की ओर वापस चला गया। जैसे ही वह सराय के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस जगह के सामने काफी लोग इंतजार कर रहे थे। जिस आदमी ने उसे इस सराय का पता बताया था वह भी यही था और उसके साथ हरे रंग के वस्त्र पहने एक सफेद बालों वाला आदमी भी था जो 60 साल का लग रहा था। हरे रंग के वस्त्र पहने वह आदमी गोल्ड कोर क्षेत्र साधना के 10वें चरण में था, जिसने दक्ष को सचेत कर दिया। तुम हो? दक्ष ने हरे रंग के लबादे वाले आदमी को देखते हुए पूछा। मैं डुआडान कबीले का मुखिया, हरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। ओह, जब से मैं इस शहर में आया हूँ मैंने आपके डेडवान कबीले के बारे में 2 बार सुना है। सबसे पहले आपके पीछे वाले आदमी से जिसने मुझे इस सराय की दिशा बताई, और यह कि आप स्टार फॉल सराय को नियंत्रित करते हैं और इस जगह की सुरक्षा बनाए रखते हैं। दूसरी बार आपके बेटे डुआनशु की वजह से पहली छाप सकारात्मक थी जबकि दूसरी छाप नकारात्मक थी। मुझे आश्चर्य है कि तीसरी छाप के लिए आपका इरादा क्या है जो आप अभी बनाएंगे? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उन्हें देखा। मैं यहाँ सीनियर के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे की मूर्खता के लिए मास्टर से माफी मांगने आया हूँ। हालांकि उसने गलती की थी, लेकिन उसने घर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी पिछली मूर्खतापूर्ण हरकतों पर पछतावा हो रहा था। ये सब सुनने के बाद मैं तुरंत सीनियर से माफी मांगने यहाँ आया हूँ। डुआन नताशाली ने थोड़ा झुककर कहा। कोई बात नहीं, बस उसे कह देना कि भविष्य में सावधानी से चले, हर कोई मेरे साथ इतना नर्म नहीं होता। दक्ष ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया। मैं मास्टर के दयालु शब्दों पर ध्यान दूंगा। ओ महान मास्टर, मैंने आपके लिए एक उपहार खरीदा है। मास्टर के लिए यह उपहार चुनने में मुझे पूरा 1 दिन लग गया। डवा नताशाली ने दक्ष को देखते हुए कहा। क्या मैंने कुछ घंटे पहले ही तुम्हारे बच्चे को नहीं पीटा था? फिर तुम कल से ही उपहार कैसे चुन रहे थे? क्या तुम भविष्य की भी भविष्यवाणी कर सकते हो? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। यह उपहार मेरे बच्चे की वजह से नहीं है। मुझे कल से ही पता था कि मास्टर इस शहर में है। जब से मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मैंने सीनियर से मिलने का फैसला किया था। मैंने तुरंत उपहार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन मुझे कुछ उपयुक्त खोजने में पूरा दिन लग गया। मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था कि मुझे इस घटना के बारे में बताया गया। डडवान नताशाली ने दक्ष को समझाया। ओ वैसे तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? यह अच्छा ही होगा क्योंकि इसे बनाने में तुम्हें पूरा दिन लग गया। दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यह वही है जो मैं मास्टर को माफी के तौर पर और मास्टर के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के तौर पर देना चाहता हूँ। डडवान नताशाली ने दक्ष को एक बैग देते हुए कहा। एक गोली? दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने बैग खोलने के बाद उसके अंदर एक गोली देखी थी। इसे जीवन चिकित्सा गोली कहा जाता है। यह 8वीं श्रेणी की नश्वर श्रेणी की गोली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी शारीरिक घाव को ठीक कर सकती है। हालांकि यह प्रथम श्रेणी के राज्यों की पौराणिक जीवन चिकित्सा गोलियों की तरह चमत्कारी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपयोगी और दुर्लभ है। दुआ नताशाली ने गोली का वर्णन किया। बहुत अच्छी गोली। दक्ष ने खुद से कहा। ठीक है, मुझे तुम्हारा उपहार पसंद आया। मैं भविष्य में जब वापस आऊंगा तो तुम्हें इससे भी बेहतर उपहार दूंगा, लेकिन अभी तुम जा सकती हो क्योंकि मुझे जाना है और मुझे देर हो रही है। दक्ष ने दुवान नताशाली की ओर देखते हुए कहा। बेशक, मैं मास्टर को देर से आने नहीं दे सकता, तब मैं विदा ले लूंगा। डुआड लाए बिना कहा और अपने लोगों के साथ चला गया। दक्ष ने उन्हें जाते हुए देखा और खेत की ओर गया तथा दूसरे दर्जे का स्पिरिट घोड़ा लेकर वह तेजी से शहर से बाहर की ओर चल पड़ा। एक दूर स्थान पर एक साम्राज्य अस्तित्व में था। एक दूर के ग्रह पर एस्टेरिया नामक एक साम्राज्य था। यह एक ऐसा साम्राज्य था जो सुंदर हरियाली से घिरा हुआ था। 2 सूर्य आकाश में बहुत ऊपर थे जो ग्रह को आवश्यक गर्मी प्रदान कर रहे थे। मिंगू, उठो, तुम कब तक सोगी? दोपहर हो चुकी है। एक खूबसूरत महिला जो 20 साल की लग रही थी एक लड़की को जगा रही थी जो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। आह, बस 1 मिनट और मैं जाग जाऊंगी, वादा करती हूँ, लड़की ने बचकाने लहजे में जवाब दिया। तुम पिछले 1 घंटे से यही बात कह रही हो। चलो, तुम जिम्मेदारी से काम कब शुरू करोगी? महिला ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा और लड़की के कंबल को खींचा। मुझे जिम्मेदारी से काम करने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने प्यारे पिता और माँ है। मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहती, मैं बस जिंदगी के आराम का आनंद लेना चाहती हूँ। लड़की ने
हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महिला ने थके हुए चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। लड़की जल्द ही एक शरारती मुस्कान के साथ उठकर बैठ गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसकी बातें सुनकर महिला दंग रह गई। आज कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि पूरा परिवार वहां रहे। तुम्हारा भाई तुम्हारे पिता के साथ पहले से ही वहां है, तुम और मैं ही पीछे रह गए हैं। जल्दी करो, उस महिला ने लड़की से कहा और उसकी ओर देखा। ठीक है माँ, लड़की ने स्वीकार किया और जल्दी से उठकर कपड़े पहनने चली गई। जल्द ही वह लड़की बाहर आई। उसने एक सुंदर नीली पोशाक पहन रखी थी। उसके चमकीले चांदी के बाल एक पोनीटेल में बंधे थे। उसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच थी और वह 18 साल से कम उम्र की लग रही थी। उसकी कोमल नाजुक त्वचा, लंबी टांगे और बादाम के आकार की आंखें उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थी। उसकी पपली धनुष आकार भौं, मुलायम गुलाबी आईपीएस और छोटी नाक उसे एक ही समय में सुंदर और प्यारा बना रही थी। चलो चले माँ, तुम मुझे देर करवा रही हो, मिंगू ने उत्सुक स्वर में कहा। मैं तुम्हें देर कर रही हूँ, तुम भी अपने पिता की तरह बेशर्म हो, महिला ने हंसते हुए कहा और लड़की के साथ कमरे से बाहर चली गई। वे दोनों एक भव्य हॉल में पहुंचे और देखा कि वहां एक लड़का पहले से ही खड़ा था। भाई, लड़की ने कहा और उस अच्छे कपड़े पहने लड़के की ओर बढ़ी जो 20 साल का लग रहा था। उसके बाल भी लड़की की तरह ही चमकीले चांदी के थे, लेकिन उसके बाल छोटे थे। वान, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, महिला ने लड़के को देखते हुए पूछा। पिताजी मेहमानों का स्वागत करने गए थे। आप जानते ही हैं कि जब उनका दोस्त आता है तो वे कैसे होते हैं, और इस बार तो उनका दुश्मन भी आ रहा है। बेशक सम्राट होने के बावजूद उन्हें खुद ही उनसे मिलने जाना पड़ा। वांग ने ठहाका लगाते हुए कहा, वह हमेशा ऐसा ही रहता है और आज एक विशेष दिन है, इसलिए मैं उसकी उत्सुकता समझ सकती हूँ। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आज क्या खास बात है माँ, मिंगू ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा। आप जानते हैं हमारा एस्टेरिया साम्राज्य और हमारा पड़ोसी की आंडी साम्राज्य हमेशा से ही जानमरण के दुश्मन रहे हैं। हमारे दोनों देशों के बीच इतनी बार रक्तपात और युद्ध हुआ है कि उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। महिला ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, सच वे बहुत जिद्दी है, मिंगू ने बड़बड़ाया। तुम्हारे पिता के मित्र टिशियन साम्राज्य के सम्राट हैं जो हमारे और किया साम्राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। हालांकि ट्रिसन साम्राज्य हमारे एस्टेरिया साम्राज्य का मित्र है, लेकिन ये हमेशा हमारे और किया साम्राज्य के बीच की परेशानियों से दूर रहा है। बेशक हम सभी जानते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ऐसे कई साम्राज्य हैं जो उनके साथ संघर्ष करते हैं और कभी भी उन पर हमला करने का फैसला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरों के संघर्ष से बाहर रहने का फैसला किया। महिला ने आगे बताया, मैं समझ सकती हूँ, उन्हें भी अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है। मिंगू ने चेहरे पर समझदारी भर नजर लाते हुए कहा, लेकिन अब ट्रिसन ने कार्रवाई की है, उसने हमारे संघर्ष के बारे में की आंडी से संपर्क किया और उन्हें युद्ध रोकने और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से सभी विवादों को हल करने के लिए राजी किया। जब उसने आपके पिता को बताया तो वह भी सहमत हो गए। आज वह दिन है जब ट्रिसन के सम्राट और किंडी के सम्राट बातचीत के लिए हमारे राज्य में आ रहे हैं। महिला ने मिंगू को देखते हुए कहा, अरे वाह, तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात पहले क्यों नहीं बताई। मिंगू ने गुस्से में गाल फुला हुए पूछा, खैर कौन जानता है, शायद उसने तुम्हें बताया हो, लेकिन तुम हमेशा की तरह उसके ऊपर सो गए, ऐसा तुम्हारे साथ अक्सर होता है मेरी प्यारी छोटी बहन। लड़के ने मिंगू के गालों पर चुटकी काटते हुए हंस दिया। भाई, क्या तुम्हें एक और सफलता मिली, मिंगू ने अचानक पूछा, जैसे उसने कुछ नोटिस किया हो। हाँ हाँ हाँ, सही है, मैं आज स्वर्ग लोक में पहुंच गया। लड़का गर्व से हंसा और लड़की को देखता हुआ बोला, जैसा कि भाई से उम्मीद थी, तुम इतने प्रतिभाशाली हो और फिर मैं इतनी कम प्रतिभा वाली हूँ। कितना अच्छा होता अगर मुझमें तुम्हारी प्रतिभा का 10 भी होता, लड़की ने आत्महीन मुस्कान के साथ कहा। इतना निराशावादी मत बनो छोटी बच्ची, तुम खुद बहुत प्रतिभाशाली हो, सिर्फ 17 साल की उम्र में और पृथ्वी क्षेत्र के तीसरे चरण में, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वांग नाम के व्यक्ति ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेशक ये बुरा है, जब आप 17 साल के थे तब आप पृथ्वी क्षेत्र के 7वें चरण में थे, मैं आपके स्तर के करीब भी नहीं हूँ। मिंगू ने अपने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ उत्तर दिया, अपनी तुलना मुझसे मत करो छोटी बच्ची, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खास हो, तुम्हारे पास दिव्य देवीय शरीर है, एक ऐसा विशेष शरीर जो लाखों सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। असल में मुझे ही ईर्ष्या महसूस होनी चाहिए, वांग ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। इस बेवकूफ विशेष शरीर का क्या उपयोग है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मिंगू ने थोड़ा विरोध करते हुए कहा। ओ, भविष्य देखना कोई विशेष बात नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि फिर विशेष की आपकी परिभाषा क्या है, क्या आप मुझे कुछ बता सकती है बहन, लड़के ने हल्की हंसी के साथ कहा। बेशक मेरे जीवन में विशेष की केवल एक ही परिभाषा है, मेरा विशेष परिवार। जहाँ तक इस विशेष काया की बात है, मैं वास्तव में इसे अच्छा मानूंगी यदि मैं वास्तव में जब चाहूँ भविष्य देख सकूँ, लेकिन मैं ये भी नियंत्रित नहीं कर सकती कि मुझे कितने बार दर्शन होते हैं। यदि दर्शन पूर्ण और समझने योग्य होते तो ये भी काफी अच्छा होता, लेकिन मुझे केवल कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की झलकियां दिखाई
दिखाई देती हैं जो मुझे भविष्य को समझने में थोड़ी भी मदद नहीं करती। मिंगू ने अपने चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी नजर के साथ उत्तर दिया, जैसे कि वह अपने शरीर को कोस रही हो। आशावादी बनो छोटी बच्ची, मुझे यकीन है कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी तुम इस पर अधिक नियंत्रण हासिल कर लोगी। लू वांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये बहुत बढ़िया अवसर है, आखिरकार तुम दोनों शांति से बात करने के लिए तैयार हो। अचानक एक खुशनुमा आवाज आए और पास आते कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही हॉल का दरवाजा खुला, सुंदर कवच पहने 3 व्यक्ति हॉल में दाखिल हुए। सबसे आगे एस्टेरिया साम्राज्य के सम्राट लू जनवे चल रहे थे, उनके पीछे वह व्यक्ति चल रहा था जिसने अभी अभी बात की थी टिशियन साम्राज्य के सम्राट सम्राट जी हजिन। सबसे आखिरी व्यक्ति जो चल रहा था वह कियान साम्राज्य पर शासन करने वाला व्यक्ति था, उसे सम्राट कियान वेई के नाम से जाना जाता था। सम्राट लू जनवे की उम्र 40 के आसपास लग रही थी, वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहे थे लेकिन उनकी आंखें एक अनुभवी योद्धा की तरह थी। उनके लंबे काले बाल उनके कंधों तक आते थे जिससे वह और भी आकर्षक लग रहे थे। दूसरी ओर सम्राट कियान वेई एक योद्धा की तरह दिखते थे जिनका पूरा जीवन युद्ध में बीता। वे 40 के दशक के अंत में दिख रहे थे लेकिन वे सम्राट लू जुनई से बहुत बड़े दिख रहे थे। उनके चेहरे के बाएं हिस्से पर एक निशान था, कोई नहीं जानता था कि सम्राट कियान वेई को वह निशान कैसे मिला, लेकिन जब तक कोई याद कर सकता है तब तक यह उनके चेहरे पर था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ये निशान तब मिला था जब वे सिर्फ एक बच्चे थे। वे सुंदर वस्त्र और मुकुट पहने हुए थे और उनकी पीठ पर एक भारी तलवार थी। सम्राट जीहन जिन तीनों सम्राटों में सबसे अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह अभी 30 के दशक में है, जिससे उनकी असली उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था। उनका चेहरा आकर्षक था जिसमें कुछ हद तक स्त्रियोचित आकर्षण था। उनके लंबे गहरे काले बाल हवा में लहरा रहे थे जब वह चलते थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिससे वह एक उदार व्यक्ति की तरह दिखते थे। मैं हमेशा से इस मामले को बातचीत के जरिए हल करना चाहता था लेकिन सम्राट वे इस शांतिपूर्ण सुझाव से सहमत नहीं थे। उनकी नज़र में शांति का सुझाव देना हमारी कमजोरी को स्वीकार करने जैसा था, जिसके कारण उन्होंने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। हम उनके दरवाजे खटखटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सम्राट लू जनवे ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, क्या तुम भूल नहीं रहे हो कि यह सब कैसे शुरू हुआ? ये सब एस्टेरिया की वजह से हुआ, ये तुम और तुम्हारा साम्राज्य था जिसने ये सब शुरू किया। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे उस साम्राज्य की बातों पर भरोसा नहीं था जिसने ये सब अराजकता पैदा की, क्योंकि वे पहले से ही अपना वादा पूरा नहीं कर सके। सम्राट कियान वेई ने उदास स्वर में उत्तर दिया, ये सब अतीत की बात है दोस्तों। मुझे लगता है कि आखिरकार सभी नकारात्मकताओं को भूलकर शांति का योग बनाने का समय आ गया है। अपने राज्य के लिए ऐसा करो, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा करो। सम्राट जिहान जियान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग सालों से इसी तरह लड़ते आ रहे हैं और आप आने वाले सालों तक लड़ सकते हैं, लेकिन मैं किसी के लिए भी ऐसी दुनिया नहीं चाहता। अतीत में जो हुआ वह बुरा था। मैं सहमत हूँ कि एस्टेरिया ने की आंधी से अपना वादा तोड़ा, लेकिन क्या हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते? बातचीत से सब कुछ संभव है, हमें बस इतना करना है कि सब कुछ सही करने के तरीके खोजने हैं। सम्राट जिहान जिन ने आगे कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सम्राट कियान वेई ने भाव शून्य स्वर में आगे देखते हुए कहा, और छोटे वांग मिंगू और भाभी जिंग आप सब यहाँ हैं? जिहान जियान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार है जब सम्राट कियान वेई हमारे राज्य में आए हैं। भले ही हमारे बीच मतभेद थे, फिर भी हमारे लिए यह उचित है कि हम उनका हमारे साम्राज्य में सम्मान के साथ स्वागत करें। सम्राट लू जनवे की पत्नी सु जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सही है। अतिथि का स्वागत करते समय आप शुद्ध नहीं हो सकते। क्या ये भाई जुनई का विचार था? वह राजनीति में अच्छा है, मुझे कहना चाहिए। जिहान जियान ने हंसते हुए कहा, भाई नजियान, आप अपने प्यारे परिवार से हमारा परिचय क्यों नहीं कराते? सम्राट जिहान ने सम्राट लू जनवे से कहा, ये छोटा लड़का मेरा बेटा लू वांग है, मेरी बेटी लू मिंग्यू और मेरी पत्नी सुजन। सम्राट लू जनवे ने मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराया, आपका बेटा वह वास्तव में प्रतिभाशाली है। सम्राट कियान वेई ने टिप्पणी की और कुछ समय तक वान को देखा। बेशक मेरा बेटा कमाल का है, मेरा इकलौता बेटा कैसे कूड़ा हो सकता है? सम्राट लू जुनई ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, दूसरी ओर आपकी बेटी क्षमता और ताकत के मामले में काफी औसत है। मुझे लगता है कि हर अच्छाई के साथ कुछ बुरा भी होता है, मेरे घर में भी यही हाल है। मेरी बेटी प्रतिभाशाली है जबकि मेरा बेटा बेकार है। सम्राट कियान वेई ने आगे टिप्पणी की, हालांकि उसके शब्दों ने लोगों को भौं सिरने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वे देख सकते थे कि वह मिंदू का अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में भी बात कर रहा था। हमें जाकर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। सम्राट जिनजिया ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बीच में टोक हुए कहा, क्योंकि उसने सम्राट लू जुनई के खराब मूड को देखा था। ठीक है, मेरे साथ आओ, सम्राट लू जनवे ने आगे बढ़ते हुए कहा। सम्राट कियान वेई उनके पीछे चले गए जबकि सम्राट जिहजिन सबसे पीछे थे। जाने से पहले वे मिंगया की ओर चले। सम्राट वेई की बातों पर ध्यान मत दो, वह हमेशा गंभीर रहते हैं, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा
निराशावादी होता है। तुम काफी प्रतिभाशाली हो, इसलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो। सम्राट जिहान जियान ने भी चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ मिंगयू के सिर पर थपथपाया और चले गए। मैं उसकी बातों पर क्यों ध्यान दूंगी, उसने जो कुछ कहा वह सच था। मुझे हमेशा से पता था कि मैं भाई इतनी प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मिंगू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने देखा कि सभी लोग जा चुके हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थोड़ी उदासी छिपी थी। छोटी बच्ची, हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, तुम बहुत खास हो, इसलिए निराश मत हो, वांग ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मिंगू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मां सम्राट, वे क्या बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि हमारे बीच युद्ध एस्टेरिया के कारण शुरू हुआ था? साम्राज्य, वह किस टूटे हुए वादे की बात कर रहा था? मिंगू ने अचानक अपने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ पूछा। ओह ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैंने इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सुना? लू वांग ने भी पूछा। बेशक तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, ये बात किसी इतिहास की किताब में नहीं लिखी है, क्योंकि यह वास्तव में हमारी गलती थी। सुजिंग ने उन दोनों की देखते हुए कहा, क्या हमने सचमुच वादा तोड़ा? वादा तोड़ने से इतना भयंकर युद्ध कैसे हो सकता है जिसमें लाखों लोग मारे गए? किस वादे में इतनी ताकत थी कि यह सब हो गया? मिंगू ने अपनी मां की ओर देखते हुए पूछा। वह वादा जिसकी वजह से मौत हुई और कि अदी गुस्से से पागल हो गई। सुमिंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वह वादा जिसकी वजह से मौत हुई और कि अदी गुस्से से पागल हो गई। सुमिंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ये सब आपके परदादा के साथ शुरू हुआ। उनके समय के दौरान किंडी और एस्टेरिया वास्तव में करीबी दोस्त थे। वास्तव में हम ट्रिसन साम्राज्य की तुलना में कि यान्डी के अधिक करीब थे। दोनों जगहों के शाही परिवार नियमित रूप से एक दूसरे के साम्राज्य का दौरा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी ही एक यात्रा के दौरान की आंडी की पहली राजकुमारी मिंग को एस्टेरिया के राजकुमार प्रिंस हुआंग से प्यार हो गया। उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया, जिन्होंने आपके परदादा से बात की। इस प्रकार दोनों शाही परिवारों के बीच विवाह स्थापित हुआ, लेकिन सभी को पता नहीं था कि राजकुमार कुछ और चाहता था। जैसे ही राजकुमार हुआंग को इस अरेंज मैरिज के बारे में पता चला, वह अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि वह ये शादी नहीं चाहता और वह किसी और से प्यार करता है। उसने आपके परदादा से शादी को रद्द करने के लिए कहा, लेकिन उसे मना कर दिया गया। सुजिंग ने कहा, यह अपेक्षित ही है, क्योंकि एक वादा इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, विशेष रूप से एक सम्राट द्वारा दूसरे सम्राट को सिर्फ भावनाओं के कारण दिया गया वादा। मिंगयू ने बीच में टिप्पणी की, जबकि वान चुप रहा, मानो वह खुद को राजकुमार हुआ की जगह कल्पना कर रहा हो। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, राजकुमार हुआ का विरोध बढ़ता गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह अपने कमरे में फंसा हुआ था। एक दिन राजकुमार हुआंग भाग गया। ऐसा माना जाता था कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन वह जल्द ही एक महिला के साथ वापस आ गया। उसने सम्राट को बताया कि वह वही लड़की थी जिससे वह प्यार करता था। जब वह भागकर उससे मिलने गया तो उसे पता चला कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने तुम्हारे परदादा से कहा कि वह जिस लड़की से प्यार करता है और अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा, और अगर उसे फिर भी मजबूर किया गया तो वह मरने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। तुम्हारे परदादा ने आखिरकार हार मान ली और उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शादी रद्द कर दी। सुजिंग ने आगे बताया, बस इतना ही, एक टूटी हुई शादी के कारण ये सब हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को मार डाला, हमने बस शादी से इनकार कर दिया। मिंगू ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। यह सब नहीं है कि आंडी की पहली राजकुमारी ने टूटी हुई शादी के बारे में पता चलते ही कर ली। ऐसा कहा जाता है कि उसका दिल टूट गया था और वह अब इस दुनिया में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुजिंग ने गंभीर स्वर में कहा और उनकी ओर देखा। पहली राजकुमारी की मौत का दोष एस्टेरिया पर लगाया गया और दुश्मनी शुरू हो गई। इसके तुरंत बाद राजकुमार हुआंग और उनकी पत्नी भी गायब हो गए, जिससे हमारे एस्टेरिया सम्राट भी क्रोधित हो गए। इस प्रकार वर्षों की दोस्ती टूट गई और युद्ध शुरू हो गया। सुजिंग ने अपनी कहानी समाप्त की, लेकिन किसी से इसका जिक्र मत करना। मैंने तुम्हें सिर्फ अतीत की गलतियों से अवगत कराने के लिए कहा था, लेकिन इस कहानी का जिक्र किसी से मत करना, उसने गंभीर स्वर में कहा। हामा दोनों ने सिर हिलाया। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी यूरोलॉजी समाधान, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी यूरोलॉजी समाधान विज्ञापन खोजो। सभी सम्राटों को वापस आते हुए आधा दिन बीत गया। उनका मूड कुछ हद तक अच्छा लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत अच्छी रही। सम्राट कियान वेई और सम्राट जिहान जियान विदाई लेने के बाद चले गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सम्राट वेई ने पीछे मुड़कर लवान की ओर मुस्कुराते हुए देखा और चले गए। बातचीत कैसी रही? सुजिंग ने सम्राट लू जनवी को देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ, वास्तव में मुझे लगता है कि हम जीत गए हैं, सम्राट लू जुनई ने हंसते हुए कहा। वहां क्या हुआ? सुजिंग ने खुश मुस्कान के साथ पूछा, क्योंकि उसने लू जनवे के उज्जवल मूड को देखा था। जो दुश्मनी शादी से शुरू हुई थी अब शादी से खत्म हो रही है। राज्यों के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमने विवाह के माध्यम से साम्राज्य को बांधने का फैसला किया। वान की शादी सम्राट कियान वेई की बेटी के साथ तय हुई है।
मैं खुश हूँ क्योंकि हमें इतना अच्छा अवसर मिला। सम्राट लू जुनई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बेटी? क्या उसकी सिर्फ एक ही बेटी नहीं है, वो लड़की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हजारों सालों में एक बार ही आती है? अगर ऐसा है तो यह वाकई हमारे साम्राज्य के लिए अच्छा है। अब हमारे पास एक और स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा होगी, लेकिन क्या आपको पहले हमारे बेटे की इच्छा नहीं पूछनी चाहिए? सू जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है, बताओ बेटा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? अगर तुम नहीं हो तो मैं इसे रद्द कर दूंगा, भले ही इसका मतलब ये हो कि हमें 100 साल तक लड़ना पड़े। सम्राट लू जनवे ने अपने बेटे को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मैं तैयार हूँ पिताजी, लू वांग ने कहा और कुछ क्षण के लिए अपने पिता के चेहरे पर उम्मीद भरी नजर को देखा। यह मेरे अच्छे बेटे जैसा है, लू जनवे ने हंसते हुए कहा। चलो चले, ये पिता और पुत्र के लिए पुरुषों की तरह शराब पीने का समय है। सम्राट लू जनवे ने लू वान का हाथ पकड़ते हुए हॉल से बाहर निकलते हुए कहा। वे देर रात तक शराब पीते रहे और फिर अपने कमरों में जाकर सो गए। सुबह हुई, लू वांग अपनी हवेली से बाहर निकला और शहर से होते हुए एक छोटी सी दवा की दुकान में पहुंचा। तुम यहाँ हो? लू वान के दुकान में प्रवेश करते ही एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। दुकान पूरी तरह खाली थी, जैसा कि अधिकांश दिनों में होता है, क्योंकि वहां केवल वे दोनों ही थे।